जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल। और आज हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का खात्मा। ठीक है, बहुत अच्छे। आज क्वाड्रिलेटरल की शीट हमारी हो जाएगी ख़त्म। क्लास 4 अपलोड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है क्लास 4 अपलोड, ज़रा ये बताओ। क्लास 4 तो अपलोड हो गया था यार, कल ही पढ़ाया था मैंने। क्लास 4 अपलोड नहीं हुआ है क्या? सर जी, क्लास 4 अपलोड नहीं हुआ है। 1 मिनट रुकेंगे, मुझे समय देंगे, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार मुझे समय दीजिए, मैं चेक करता हूँ क्लास 4 के लिए। क्लास 4 क्यों नहीं अपलोड हुआ है भाई साहब? बच्चे कह रहे हैं सर क्लास 4 अपलोड नहीं है। ओके, अच्छा, क्लास 4 अपलोडेड नहीं है भाई वीडियोस। एक मिनट का मुझे समय देंगे आप लोग, ठीक है? समय दीजिए। क्लास 4 अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बैचेस में इशू आए हैं ऐसे, जो वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए जो है मैं सर से बात कर लूँगा और वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम अपनी टीम से बात कर लेंगे और आपके लिए जो वीडियो अपलोड नहीं हुई है वो हो जाएंगी। कल 2-3 बैचेस में ऐसा इशू आया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलो, तो सभी लाइव आ गए हैं, बताओ सभी लाइव आ गए हैं? ठीक है, क्लास 4 मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए कि क्लास 4 जो है वो नहीं हो पाया है अपलोड, तो मैं आज अपलोड करवा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए आप। ठीक है, थोड़ा भी परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है ना मेरे भाई आशुतोष पटेल और बाकी लोग? आशुतोष पटेल, क्लास 4 अपलोड हो जाएगा, परेशान मत हो। कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होगी।
ठीक है। और अब कमेंट करना बंद करिए, अब जो हमें पढ़ना है वो हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं नोट कर लेता हूँ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ताकि टीम से बात कर पाएंगे हम इस मैटर पे। क्लास 4 नोट अपलोडेड, CI शीट चेक। और क्या समस्या आ रही है और बता दो, ठीक है जी। आज ये लास्ट क्लास होने वाली है आपके क्वाड्रिलेटरल की, और काफ़ी कुछ आप नया सीखेंगे इस क्लास में। चलिए, तो सबसे पहला सवाल नंबर 25 आपके सामने है। सवाल नंबर 25 देखो, ठीक है। सवाल नंबर 25 देखो क्या कहा गया है। कहा गया है ABCD आपका एक रोम्बस है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो C से पास करता है, और AD को प्रोड्यूस करने पे P पे और AB को प्रोड्यूस करने पे PQ पे वो काटता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो DP की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी AB/2। तो हमसे कहा गया है BQ और AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ठीक है। BQ और AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। चलिए, तो बड़ा प्यारा सवाल है, देखते चलिए। यहाँ पे सवाल में हमसे कहा गया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ABCD हमारा क्या है। तो ABCD हमारा एक रोम्बस है। रोम्बस के ऊपर ही सभी सवाल अभी हम लगा रहे थे, और ये भी सवाल जो है वो हमारा रोम्बस के ऊपर ही है। तो देखते हैं सवाल को, ठीक है। देखते हैं सवाल को। सवाल को देखिए, कहा गया है ABCD क्या है मेरे भाई। तो ABCD हमारा एक रोम्बस है। ये ABCD हमारा क्या हो गया। तो ABCD हमारा एक रोम्बस हो गया। उसके बाद कहा गया है इस रोम्बस में एक स्ट्रेट लाइन जो है वो C से जाती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन C से जाती है, और AD को इतने पर थोड़ा सा रोम्बस को सही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा रोम्बस हो गया, और चलो देखते चलो। जैसे मानो क्या है कि आपका ये एक रोम्बस है, और इस रोम्बस के बारे में कहा गया है कि ये रोम्बस का नाम हमारा ABCD है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर कि आपने जो है वो AB को प्रोड्यूस किया है। कहाँ तक प्रोड्यूस किया है। आपने AB को Q तक प्रोड्यूस किया है, और उसके बाद जो है आपने, ठीक है, A straight line through C cuts AD produced at P and AB at Q, ठीक है। आपने AD को P तक प्रोड्यूस किया है, और आपने BQ को यहां तक प्रोड्यूस किया है। उसके बाद कहा गया है सवाल में आपसे, उसके बाद सवाल में आपसे ये कहा गया है, देखते चलो। आपसे सवाल में ये कहा गया है कि आपका जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है, ओहो, ज्योमेट्री के फिगर्स जो होते हैं ना, बड़े परेशान करने वाले होते हैं। उसके बाद हमसे ये बात कही गई है कि ये रेखा को आपको मिलाना है किसके साथ। यहां पर मिलाना है जहां पर ये काटता है, यानी इन दोनों रेखाओं को आपको मिलाना है, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, Q। आपको AB को Q तक लेके जाना है, आपको AD को P तक लेके जाना है, और P और Q को आपस में क्या करना है, मिला देना है। सवाल में ये भी कहा गया है जो DB की लेंथ होगी वो AB की आधी होगी। यानी अगर हम AB को 2 यूनिट मानते हैं, अगर हम AB को 2 यूनिट मानते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो D से लेकर P तक है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। उसके बाद हमसे कहा गया बताओ BQ और AB का जो लेंथ होगा, यानी जो हमारा ये BQ है और जो हमारा ये AB है, इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। हमारा जो AB है वो कितना होगा। रोम्बस कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है बताइए। तो रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिनके चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2, और ये होगा तो ये भी 2, ठीक है। कहा गया है इसका आधा हमारा कौन है। तो इसका आधा हमारा DP है। अब सवाल में हमें देखो किसका रिलेशन निकालना है, BQ का, और किसका रिलेशन निकालना है, AB का। आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, जो सिमिलैरिटी समरूपता आपने पढ़ा है ट्रायंगल में, वही सिमिलैरिटी का इस्तेमाल आपको पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल में करना है। पूरे क्वाड्रिलेटरल में इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो सिमिलैरिटी जो है आपको हर जगह पे लगाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बोलोगे सर ये BQ का लेंथ और AB का लेंथ चाहिए, यानी हमें जो है सिमिलैरिटी लगाना पड़ेगा किस वाले ट्रायंगल में, तो ये ब्लू वाले पार्ट में, यानी ट्रायंगल CBQ में, ट्रायंगल CBQ में। और उसके बाद कौन से में, तो ये पूरे के पूरे बड़े वाले पार्ट में, पूरे के पूरे बड़े वाले पार्ट में। आप बोलोगे सर बड़े
वाले पार्ट में आप क्यों सिमिलैरिटी लगा रहे हो? बड़े वाले पार्ट में लगाने से हमें पूरे ए क्यू का लेंथ मिल जाएगा, ए क्यू में से बी क्यू को घटा देंगे तो हमारे ए बी का लेंथ मिल जाएगा। यानी हमें इन दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। सिमिलैरिटी कैसे लगेगा देखो, तो ये वाला जो एंगल है, अगर ये रोम्बस है तो पैरेललोग्राम भी है तो इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल क्यू जो है वो छोटे वाले में वही मान रहेगा और बड़े वाले में ये। तो दो एंगल अगर मान लो बराबर हो गए तो एंगल एंगल के सिमिलैरिटी से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एंगल एंगल के सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पे कह पाएंगे कि जो सी क्यू बी है वो सिमिलर है। सी के साथ कौन सा कोण आएगा? तो पी आएगा, ठीक है। क्यू के साथ कौन सा कोण आएगा? तो क्यू आएगा। बी के साथ कौन सा कोण आएगा? तो ये आएगा। अब यहाँ पर अगर जरा सिमिलैरिटी की बात देखो तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, और ये तीसरा वाला एंगल हमारे तीसरे वाले के बराबर। तो इसके तीसरे के सामने क्या लेंगे? छोटे वाले में तो बोलोगे सर बी क्यू लेंगे, तो बड़े वाले में तीसरे के सामने क्या लोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर ए क्यू लेंगे। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, समझना। एंगल क्यू के सामने छोटे वाले में कितना ले रहे हो? तो 2 ले रहे हो, और एंगल क्यू के सामने बड़े वाले में कितना ले रहे हो? तो 2 + 1 कितना ले रहे हो? 3 ले रहे हो। यानी इनका जो रेशियो है वो कितना है? तो इनका जो रेशियो आएगा आपका बी क्यू अपॉन ए क्यू का रेशियो वो 2:3 आएगा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, जो यहाँ पर आपने ए क्यू लिखा है, क्या इस ए क्यू को, ए से लेकर क्यू को हम ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया ये मेरा ए बी प्लस कितना है? बी क्यू है। ए बी प्लस कितना है? बी क्यू है। अब आप ऐसे समझो मेरी बात को कि आपका बी क्यू कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, और ये दोनों कितना यूनिट है? ठीक है, बी क्यू हमारा 2 यूनिट है, बी क्यू अकेला हमारा कितना है? तो बी क्यू अकेला 2 यूनिट है, और इन दोनों को मिलाकर 3 यूनिट है। यानी इसमें बी क्यू 2 यूनिट है और ए बी हमारा कितना है? 3 यूनिट है। बी क्यू कितना है? तो 2 यूनिट है, और ए बी हमारा कितना है? 3 यूनिट है। इन दोनों का जो अनुपात है 2:3 है। अगर हम बी क्यू को 2 यूनिट मानते हैं या 2 मानते हैं तो बी क्यू की वैल्यू 2 और दोनों की मिला के 3, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सवाल में हमसे बोला है बी क्यू और ए बी का रेशियो कितना होगा? बी क्यू और ए बी का रेशियो कितना होगा? तो 2:1 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 2:1 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप इसको लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो बी क्यू प्लस ए बी है, ठीक है, जहां पर ये जनाब 2 हैं हमारे और ये जनाब हमारे 1 हैं। हमसे बी क्यू और ए बी का अनुपात पूछा है, यानी 2:1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बी क्यू बड़ा होगा ए बी से, बी क्यू बड़ा होगा, बी क्यू बड़ा होगा। देखो बी क्यू का मान 2 है और ए बी का यहाँ पर मान 1 है, तो बी क्यू ए बी 2:1। बहुत बच्चे ये सोचेंगे ए बी बड़ा होगा, नहीं, अगर ए बी यहाँ 2 है तो बी क्यू 4 है। यही इस सवाल का कैच था जो आपको 90% स्टूडेंट का आंसर गलत करवा देता है, और वो गलती नहीं करनी है। हमने किसमें सिमिलैरिटी लगाया है? इसमें लगाया है और बड़े वाले में लगाया है। हमने ये प्राप्त किया कि अगर ये भुजा 2 है तो ये पूरा का पूरा कितना है? 3 है। उसी तरीके से अगर ये 2 होगा तो ये पूरा का पूरा कितना? देखो अगर आपको ऐसे शॉर्ट में समझा दूं तो आप ऐसे भी समझ लो, आप ऐसे भी समझ सकते हो। रटा रटाया क्यों समझ रहे हो? देखो अगर ये 2 है तो ये पूरा का पूरा कितना है? 3 है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर ये 2 होगा तो ये पूरा कितना होगा? यहाँ पर 3 होगा। ये पूरा का पूरा कितना होगा? 3 होगा। अब ये 2 है और ये पूरा का पूरा 3 है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट ए बी जो होगा वो कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट होगा। यानी बी क्यू और ए बी का जो रेशियो है वो कितना? 2:1। तो बी क्यू और ए बी का रेशियो 2:1। फिर से 2:3, तो 2:3। ये 2 है और पूरा 3 है, तो ए बी कितना है? 1 यूनिट है, इसलिए यहाँ पर 2:1 रखा हुआ है। ये बात को समझ लो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। आपको जो है मेथड वाला तरीका भी हमने बता दिया ताकि आप इसको समझ पाएं और सवाल को कर पाएं पेपर में। आ जाओ सवाल नंबर 25 के बाद सवाल नंबर 26 में। सवाल नंबर 25 के बाद आ जाओ सवाल नंबर 26 में। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर 26 को देखो। सवाल नंबर 26 में क्या कहा है? सवाल नंबर 26 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है। इसी तरीके से आपको एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया है जिसमें एबी हमारा सीडी के पैरेलल है, एडी हमारे बीसी के पैरेलल है। उसके बाद कहा गया है एडीसी हमारा एक राइट एंगल है। पेरीमीटर जो है वो ट्रायंगल एबी का, ये ट्रायंगल का निशान है, यहाँ पे करेक्ट करेंगे आप इसको। ये डी शब्द के बारे में नहीं बता रहा है, ये ट्रायंगल के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि ये जो है हमारा ट्रायंगल है।
ये ट्रायंगल हमारा किसका है, तो ट्रायंगल हमारा AB का पेरीमीटर 6 यूनिट है, तो पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करना आप लोगों को जरूरी है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे चीजों को लेकर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मानो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया और इस स्क्वायर के बेस को मैंने जो है उल्टा सीधा एक समान जैसे भी चाहो आप कर सकते हो। आपने जैसे मानो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये ट्रायंगल को आपने कैसे रखना चाहा आप देखते चलो। जैसे मानो आपने सेम बेस पर रखा है ट्रायंगल को, ठीक, और इसको जो है आपने यहाँ पर मिला दिया है। अब आपने यहाँ पर इस ट्रायंगल को मिला दिया है और इसका नाम कहा है कि देखो ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर हमारा CDF नाम का कोई क्या है, एक स्क्वायर है। आपको एक बात अच्छे से पता है कि दो पैरेलल लाइन अगर मान लीजिए हमारी हो जाती है, ठीक है, अगर मानिए यहाँ पर, तो एक बात आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर आप ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हो और इसी का बेस का इस्तेमाल करके आप एक ट्रायंगल बना रहे हो, तो इस ट्रायंगल की एरिया हमेशा आधी होगी पूरे के पूरे किसके, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के। ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमेशा आधा होगा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल के। कैसे होगा समझो मेरी बात को। अगर एक पल के लिए आप जो है मान लो यहाँ से ये वाला पोर्शन, मान लो आप यहाँ पर AFD वाला पोर्शन यहाँ से उठाते हो, यहाँ से इसको काट लो, बाहर निकाल लो और उस उसी AFD को एज इट इज ले जाके यहाँ पे चिपका दो। अब उसको ले जाओगे यहाँ पर चिपकाओगे तो जरा गौर से देखो, उसी AFD को ले जाके मानो यहाँ चिपकाते हो, ठीक है। यहाँ पर A वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, D वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा मानो, और F वाला पॉइंट ये हो जाएगा। जैसे यहाँ उठाया और यहाँ ले जाके चिपका दिया, अब वहां से उठा के यहाँ ले जाके चिपका दिया, तो ये हमारा एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, तो एक डायगोनल पैरेललोग्राम को आधे आधे रेशियो में बांटता है कि नहीं बांटता है, बताओ। ठीक है, मेरी बात को समझे आप या नहीं समझे बताइए। अगर मैं आपको एक पल के लिए बोलूं कि आपको ये एरिया यहाँ से उठा के और वहीं वहां ले जाके चिपका देना है, तो आप मुझे बताओ ये आधे आधे पार्ट में बट गया कि नहीं बट गया, तो बोलोगे हाँ सर बट गया। तो इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम कभी भी अगर हम मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसी बेस को कॉमन लेके और सामने वाली भुजा पे आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो कि मान लो आपका एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, आपने ये AB नाम के बेस को, AB को क्या बना दिया, AB को अपना बेस बना दिया, यहाँ पर पॉइंट बना रहे हो, यहाँ पर पॉइंट बना रहे हो, यहाँ पर बना रहे हो। तो यहाँ पर अगर मानो E है, F है, G है, तो AEG, AFB, AGB ये सब का एरिया जो होगा पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, हमेशा से आधा होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे हमेशा जो है उनका क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होगा। इस बात को हमेशा अपने बुद्धि में डाल रखना है। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब आ जाओ जैसे सवाल में अगर हम देखते हैं तो सवाल में हमसे कहा गया है दिए गए चलचित्र में, मतलब दिए गए फोटो में हमारा जो एरिया है, देखो यहाँ पर AEB का जो पेरीमीटर है, अगर ये कोण 60 है, ये कोण 60 है, तो ये भी कोण हमारा 60 होगा, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा पेरीमीटर अगर 6 यूनिट है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होगा वो कितना होगा, तो 2 यूनिट होगा। अगर पेरीमीटर 6 यूनिट है तो साइड हमारा 2 यूनिट होगा। समझ में आ गया बात। उसके बाद कहा गया है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताने को। आपको जैसा कि पता है कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है तो इस ट्रायंगल के एरिया का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालो तो क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी इतना। तो ट्रायंगल का एरिया हमारा आ गया √3 यूनिट। अगर ट्रायंगल का एरिया √3 यूनिट है और पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात। तो इस बात को हमेशा से समझना है कि जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका 2 गुना जो है वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। कब, जब त्रिभुज और चतुर्भुज का जो आधार है वो समान रहे। ठीक है, जब दोनों का बेस समान रहेगा तो एरिया का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाएगा। तो हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना था और उसका क्या करना था, 2 गुना कर देना था। अभिषेक जो है क्लास 4 नहीं चल रही है, मैंने सुन लिया है, क्लास 4 में अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया है कुछ, मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। आ जाओ सवाल नंबर 27 पे। सवाल नंबर 27 देखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। एक रेक्टेंगल है और दूसरे रेक्टेंगल को उसके डायगोनल के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और उसके दूसरे रेक्टेंगल को उसके डायगोनल के ऊपर बनाया जाता है और तब आपसे कहा जाता है कि बताइए दोनों का एरिया का अनुपात क्या होगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर मेरे भाई कि आपको जो है, यहाँ देखो जैसे क्या होता है, 2 तरह के फिगर होते हैं और दोनों तरह के फिगर के ऊपर आपके परीक्षा में सवाल पूछा गया है।
ठीक है, आपको दोनों तरह के जान लेने हैं सवालों को। आपको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल, और उसके बाद क्या कहा जाता है वो भी समझो। ठीक है, आप लोगों के लिए हर तरीके से, जिस तरीके से आप समझ पाओ, मैं उस तरीके से समझाने के पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन जितने भी सवाल होंगे जो भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सभी सवाल आपको हम करवा देंगे। उसके लिए आप परेशान मत होना, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एग्जैक्ट होगा पूरा का पूरा आपको कराया जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है बेशक करने में चीजों को लेकर, लेकिन हाँ पूरा जरूर करेंगे। मान लो एकदम परफेक्ट हमारा एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। यानी पहले एक हमारा रेक्टेंगल था, वो रेक्टेंगल का नाम था ABCD, ठीक है। अब इसी डायगोनल का इस्तेमाल करके हमने एक और रेक्टेंगल बनाया, उसका नाम हो गया ACFE, मान लो करके क्या हो गया, ACFE हो गया। एक तो ऐसा सवाल बन सकता है, या दूसरा उस रेक्टेंगल को वहां ना देखे, आपको उस रेक्टेंगल को ऐसे भी दिया जा सकता है, थोड़ा सा घुमा के आपके परीक्षा में, उस डायगोनल पे ना देके आपको दूसरे वाले डायगोनल पे भी दिया जा सकता है। तो भी आपको सवाल को करना आना चाहिए कि भैया हम सवाल को कैसे करेंगे। समझ में आ गया बात, तो भी सवाल को करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखते चलो यहाँ पे, अगर मानो ये रेक्टेंगल वहां ना देखे, मानो ऐसे भी दे दिया जाए, ऊपर की तरफ दे दिया जाए आपको, तो कैसे करोगे। ये दोनों सवाल आपके प्री और मेंस दोनों में पूछे गए हैं, देखते चलो। ठीक है, और साथ में एक और बात ध्यान रखना कि ये जो है ना, इसको टच करता है, एटलीस्ट कम से कम इसका जो बेस है वो इसको टच करे, ठीक है। इसको छोड़ो, डिलीट करो। यहाँ पे जितना समय ये लेगा उतने समय मैं खुद बना सकता हूँ। यहाँ पे हमें यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल लेना है, ठीक, और यहाँ पर जो है इसको मीट करवा दो, और ये हो गया हमारा ABCD करके, और दूसरा वाला हो गया हमारा EF करके। ये जो है रेक्टेंगल आपको या तो AC के डायगोनल पे हो सकता है, नहीं तो आपको इस तरीके से हो सकता है। दूसरे वाले डायगोनल पर भी ये संभव है, दूसरे वाले डायगोनल पर भी बनाओगे तो उस पर भी संभव है। दोनों तरीके से ये सवाल हमारे बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या होती है, क्या जरूरी है यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाना, क्या पेंटागन के अंदर भी ये सवाल हो सकता है, या इसके ऊपर कोई और भी फिगर हो सकता है। तो एरिया से संबंधित सारी बातें तो हम उसमें मेंसुरेशन में जानते हैं, लेकिन छोटी सी बात यहाँ पर ये सवाल आई है तो हम इसको समझ लेते हैं। बहुत बच्चे इसके साइड को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो साइड को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको हम छोटा सा एक कटिंग सिखा रहे हैं। देखो, अगर आप मुझे बोलोगे सर प्रूफ बताओ, तो किताबी भाषा बता देंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, विजुअलाइजेशन जरूरी है। आपकी आंखें जो चीजें देख पाए, अगर वो आपने देख लिया ना, तो आप गेम कर दोगे पेपर में जाके, और कुछ नहीं। छोटा सा बात को मेरे समझना, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है। रेक्टेंगल का एक डायगोनल जो है वो एरिया को आधे आधे भागों में बांटता है। यानी ABCD का एरिया अगर 2 यूनिट होगा, तो उसमें हमारा ABC का एरिया कितना होगा, तो 1 यूनिट, और ADC का एरिया कितना होगा, तो 2 यूनिट, ठीक है। ये दोनों के दोनों 1-1 यूनिट होंगे। अब उसके बाद मेरी बात को समझिएगा। अब हम आपको कहते हैं कि आप जरा इस वाले रेक्टेंगल पे फोकस करो, आप जरा इस वाले रेक्टेंगल पे फोकस करो। और अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि अगर हमारा कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, यही भुजा हमारी आधार है, बेस है, और इसी से हम सामने वाले पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होता है, उसका दोगुना क्या होता है, उसका दोगुना उस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का होता है। यानी अगर यहाँ पर ADC जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है, तो ये पूरा का पूरा AEFC का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर AEFC का जो एरिया होगा इस ट्रायंगल के एरिया के दोगुना होगा। तो AEFC का एरिया कितना आया, तो 2 यूनिट आया। और यहाँ पर ADCB का एरिया या ABCD का एरिया कितना आया, तो ABCD का जो एरिया है वो 1 + 1 2 यूनिट आया। तो इनका एरिया का रेशियो कितना होगा, इनका एरिया का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। यानी जितना रेशियो ABCD का होगा या जितना एरिया ABCD का होगा, उतना ही दूसरे वाले रेक्टेंगल का होगा। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एरिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। नो मैटर उसकी साइड यहाँ पर ऐसे भी दे दे 1.57
2.43, तो आप एरिया मल्टीप्लाई करके निकालते मत रह जाना, क्योंकि ये इसके साइड पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये सवाल इसके साइड पे डिपेंड नहीं करता है, ये बस इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों का रेशियो बराबर है। वापस से समझा रहा हूं, देखो अगर ABCD मान लो कि एक रेक्टेंगल है, तो एक डायगोनल रेक्टेंगल को आधे आधे भागों में बांटता है। इसका एरिया अगर 1 यूनिट मानोगे तो दूसरा वाला पार्ट का भी एरिया 1 यूनिट हो जाएगा। अब आ जाओ जरा AEFC में। अब AEFC में आओगे तो आपको पता है कि अगर हम AC को आधार मानते हैं और हमारा EC दूसरा वाला पैरेलल लाइन है, तो इस पर जो ये हम डालेंगे रेक्टेंगल, इस पे जो हम ये त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज का एरिया अगर मानो 1 यूनिट है, तो इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया उसका दोगुना होगा, यानी AEFC का जो एरिया होगा वो 2 यूनिट होगा। 2 यूनिट इसका है और ABCD का 2 यूनिट है, तो एरिया का रेशियो कितना, 1:1। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर इसका एरिया 1 मानोगे तो इसका भी एरिया 1 मानोगे, ठीक है। अब इसका एरिया 1 मानोगे तो खुद मुझे बताओ, ये ट्रायंगल आ गया, और ये ट्रायंगल किस पैरेलल लाइन के बीच में, तो EF और AC के बीच में। EF और AC दो पैरेलल रेखाओं के बीच में। तो अगर इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है, तो ये जो पूरा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल होगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 1 का दोगुना यानी कितना होगा, 2। यानी यहाँ पर ACFE का जो एरिया होगा वो 2 यूनिट होगा, और ABCD का एरिया भी कितना है, तो वो भी 2 यूनिट है। तो रेशियो कितना आ गया, तो 1:1 नहीं आ गया, रेशियो 1:1 आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये जो दिया गया सवाल है, दिए गए सवाल में हमसे बाद में यही तो पूछा है कि दोनों का अनुपात कितना होगा, और इसका साइड 8 है, इसका साइड 6 है। साइड की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दोनों का एरिया बराबर होगा, तो हम सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको वैल्यू निकालकर सॉल्व करने की सवाल को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आसान है, आपको खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारी आवश्यकता नहीं है। 29 भी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 28, 29 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको सवाल में कहा गया है कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि ये आपका एक जो है AEFT, ठीक है, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है मतलब प्रत्येक कोण कितना होगा, तो प्रत्येक कोण हमारा 90 होगा। इस बात को हमें जान लेना है। उसके बाद कहा गया है ABC हमारा एक ट्रायंगल है, और AE का जो मान है वो कितना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर A से लेकर E तक का मान 22 है। BE का जो मान है वो कितना है, तो 6 है। CF का जो मान है वो 16 है, और BF का जो मान है यहाँ पे, BF का मान हमारा 2 है। BF का मान कितना है, 2 है। तो कहा गया है कि हमारा यहाँ पर जो AB है, यानी ये वाली रेखा हो गई, और जो BC हो गई ये, इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस वाली लाइन का जो है वैल्यू बताओ कितना होगा। इस वाली लाइन का वैल्यू बताओ कितना होगा यार। अब एक बात बताओ, AB का मध्य बिंदु और BC के मध्य बिंदु का बताना है। तो आपको पता है ये बात कि अगर मानो इसका मिड पॉइंट x है, इसका मिड पॉइंट y है, तो जो ये XY का लेंथ होगा ये हमेशा AC का आधा होगा। आपने पढ़ा है कि एक त्रिभुज में अगर इस भुजा का मिड पॉइंट और इस भुजा का मिड पॉइंट जोड़ते हैं तो हमेशा नीचे वाली भुजा का क्या होता है, आधा होता है। यानी अगर इस सवाल में हम AC का मान पता कर लें तो AC का आधा कर देंगे तो XY का मान निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। AC का मान का आधा कर दोगे तो XY निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो बस यहाँ पर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलोगे यहाँ पर पूरा जो लेंथ है AE कितना है, तो 22 है। 22 में आपका FC कितना है, तो 16 है। यानी बचा हुआ लेंथ कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, क्योंकि जितना हमारा AE होगा उतना ही हमारा FD होगा। ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उस तरीके से ये पूरा लेंथ देखो तो 6 + 2 कितना है, तो बोलोगे सर 8 है। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पर ये 8 तो ये भी 8। अब ये 8 है और ये 6 है, तो हमारा AC का मान कितना, तो AC का मान 10। और अगर AC का मान 10 तो XY AC का क्या होगा, आधा होगा। यानी XY का मान कितना, 5। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 22 है तो ये भी 22, जिसमें 16 ये है तो ये 6 हो जाएगा। ये 8 है तो ये पूरा का पूरा 8। ये 8 और ये 6 तो ये 10, और ये 10 का आधा कितना होगा, तो 5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए सवाल नंबर 31 को देखिए। अब सवाल नंबर 31 एकदम डिट्टो सेम है जो मैंने आपको करवाया है। सेम तरीके से आपको सवाल कहा गया है। पिछली बार उधर दिया गया था उस रेक्टेंगल को, इस बार इधर दिया गया है, और कहा गया है कि दिए गए फोटो में ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है।
तो बताओ BDFE की एरिया कितनी होगी। अब ABCD में जो है यहाँ पर 2 और 1 का दिया गया है, यानी ABCD का एरिया कितना यूनिट है, तो ABCD का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ABC का जो एरिया है ये एरिया हमारा 2 यूनिट है। अगर ABCD का एरिया 2 यूनिट है तो BDFE का एरिया कितना यूनिट होगा, तो जितना ABCD का एरिया होगा उतना ही BDFE का होगा। अगर ABCD का एरिया 2 यूनिट है तो BDFE का भी एरिया कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 आसान है, कर लीजिएगा। 33 भी आसान है, कर लीजिएगा। 34 नंबर सवाल पे आइए। 32 33 आसान है, कर लेंगे। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल क्या कहता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 34 पढ़िए सवाल में, अपने शीट में पढ़िए सवाल में क्या दिया गया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, द मिडिल पॉइंट ऑफ पैरेलल साइड AB एंड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम आर P एंड Q। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, अब जितने भी सवाल आप देखेंगे अब पैरेललोग्राम पर आधारित प्रश्न को आप देख रहे हैं। कहा गया है कि आपको AB और CD का मध्य बिंदु जो है वो P और Q दिया गया है। अगर आप AQ को और CP को डिवाइड करते हो तो वो डायगोनल BD को 3 पार्ट में बांटता है, BX, XY और YD। तो इसमें से दिया गया कौन सा रिलेशन सही है। अब क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ता है, ठीक है, या जब भी ऐसा कोई सवाल पड़ता है तो उसके मन में ये फोटो आता है कि यार मुझे कैसा फोटो बनाना है, तो मुझे जो है ऐसा फोटो बनाना है, एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है। समझना मेरी बात को, मुझे कैसा फोटो बनाना है, तो मुझे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम का फोटो बनाना है। उसके माइंड में यही आएगा कि मुझे क्या करना है, तो एक पैरेललोग्राम बनाना है। इस पैरेललोग्राम का नाम बेचारा देगा ABCD, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सवाल में पैरेललोग्राम कहा गया है तो हम पैरेललोग्राम लेंगे। अब उसके बाद कहा गया है द मिडिल पॉइंट ऑफ साइड AB और CD। मान लीजिए कि AB का मध्य बिंदु यहाँ हो गया और CD का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर हो गया। ये दोनों का क्या हो गया, दोनों के मिड पॉइंट हो गए। ठीक, इनके मिड पॉइंट का नाम क्या है, तो इनके मिड पॉइंट का नाम P और Q है। इनके मिड पॉइंट का नाम क्या है, तो P और Q है। कहा गया है यहाँ पर कि यदि आप जो है उनके मिड पॉइंट इतना है, फिर उसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि आप AQ को और CP को, यदि आप AQ को और CP को, मतलब A से लेकर Q तक, ठीक है, दोबारा से देखिए, AQ को और CP को आप जोड़ देते हैं। यदि आप AQ और CP को जो है, ठीक है, इफ AQ एंड CP डिवाइड द डायगोनल। अच्छा, यदि AQ और CP जो है हमारे इस डायगोनल को कितने पार्ट में बांटते हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 बराबर पार्टों में बांटते हैं। 3 बराबर का कहा ही नहीं गया, माफ करिएगा, बस कहा गया है कि इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, और वो पार्ट क्या होता है, तो B से लेकर X, X से लेकर Y और Y से लेकर D। तो हमें इन 3 पार्ट के बीच का संबंध बताना है कि इन 3 पार्ट के बीच का संबंध क्या होगा। दोबारा से समझिए, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD करके, और इस पैरेललोग्राम में हमें क्या बताया गया है, तो इस पैरेललोग्राम में हमें ये कहा गया है कि BD आपका डायगोनल है, यहाँ पर P जो है वो मिड पॉइंट है, Q भी आपका मिड पॉइंट है। तो ये जो 3 पार्ट हैं, इन 3 पार्ट के बीच के आपस का संबंध बताओ। ऐसे सवालों में कभी भी देखना तो हमेशा ध्यान रखना, बराबर होंगे तो तीनों होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे सवालों में जब भी आपको एक बात बताऊं मैं, आपका एग्जामिनर कभी भी अगर मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन देता है, कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे, अगर आपका एग्जामिनर कहता है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये वाला लाइन इसके बराबर, वो वाला लाइन उसके बराबर, तो आप आराम से कोई भी ट्रायंगल लेके मान सकते हो, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे। उसी तरीके से पैरेललोग्राम में एक बात अपने कॉपी में पेन कॉपी लेकर नोट कर लो जल्दी से, कि पैरेललोग्राम में, यानी जब भी कोई भी सवाल क्वाड्रिलेटरल में आए और वहां लिखा हो पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर एग्जामिनर हमको पैरेललोग्राम बोला गया तो हम स्क्वायर है रेक्टेंगल काहे माने, तो भाई साहब एग्जामिनर ने ये भी तो नहीं कहा ना आप उसको कि उसको आप पैरेललोग्राम नहीं मान, आप उसको रेक्टेंगल नहीं मान सकते हो, आप उसको जो है स्क्वायर नहीं मान सकते हो। क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम नहीं है। तो अगर किसी चीज को मानने से हमारा आंसर जल्दी आ जाए तो वो हमारे लिए तो और आसान काम है। आसान काम है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। तो अगर यही फोटो को एक पल के लिए, इसी फोटो को जरा गौर से देखो, इसी फोटो को मैं एक पल के लिए अगर मैं मान लो रेक्टेंगल बना देता, इसी फोटो को एक पल के लिए मैं रेक्टेंगल बना देता,
ठीक है। और रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं क्या करता, मैं यहाँ पर मान लो कि रेक्टेंगल के यहाँ पर सब इसके मिड पॉइंट को यहाँ पर जोड़ो। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, हमने जोड़ दिया मान लो एक पल के लिए। फिर उसके बाद मैं आपसे क्या बोलता कि मानो आपने जो ट्रिपलेट माना है वो 9, 12 और 15 का माना है। मान लो 9, 12, 15 का ट्रिपलेट है। अब 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट है तो ये जो है हमारा क्या है, तो ये हमारा आधा है। देखो सीडीएस के 90% क्वेश्चंस कुछ ना कुछ वैल्यू मानने से बन जाते हैं। आप बोलोगे कि सर देखो अगर मानो ये पूरा का पूरा लेंथ आपने 12 माना है तो यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये हमारा 9 है और ये हमारा 6 है और ये भी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने मानो यहाँ 12 माना है, यहाँ पर आपने 9 माना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो खैर यहाँ पर भी मानने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मान सकते हो। अगर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, दोनों केस में सेम ही चीजें लगेगी। आप छोड़ो इसको, स्क्वायर मानकर छोड़ो, आपको सिंपल और सिंपल हम बता देते हैं। आप एक काम करो, इसमें फोकस करो, आगे जहां पर स्क्वायर मानने की जरूरत पड़ेगी वहां हम बता देंगे। आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे। अब इस ट्रायंगल पे आप फोकस करोगे तो आप एक लाइन पे कहोगे सर हम ट्रायंगल DCX में देख रहे हैं, ये वाला कोण हमारे, ठीक है, दोनों में कॉमन रहेगा। दूसरी बात, अगर ये हमारी दोनों की दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, अगर ये हमारी दोनों की दोनों रेखाएं पैरेलल हैं जो कि सवाल में दिया गया है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और हमें पता है एक त्रिभुज में, हमें पता है एक त्रिभुज में कि अगर एक त्रिभुज का नाम ABC है और यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट है D और E नाम की, अगर ये वाली रेखा इसके पैरेलल है और अगर E मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो D भी मिड पॉइंट होता है किसका, AB का। अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और कोई एक भी बिंदु मध्य बिंदु है तो दूसरा वाला पक्का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अगर हमारा Q मिड पॉइंट है तो हमारा Y भी मिड पॉइंट होगा। Y मिड पॉइंट होगा तो जितना हमारा dy है उतना ही बराबर होगा yx, जितना हमारा dy है उतना ही बराबर होगा क्या, yx के। ठीक, अब जरा दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ आप, अब जरा दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ, रेड वाले में आ जाओ। अब जब रेड वाले में आओगे तो सेम तरीके से ये वाला रेखा इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं, यानी ट्रायंगल BXP जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल BYA के। अगर हमारा P मिड पॉइंट है, अगर हमारा P मिड पॉइंट है तो हमारा X भी मिड पॉइंट होगा, और अगर हमारा X मिड पॉइंट होगा तो Y से लेकर X बराबर होगा X से लेकर B तक। तो Y से लेकर X बराबर होगा किसके, X से लेकर B तक, यानी ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमें ये बात को समझना है कि जब भी ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर भी हो, रेक्टेंगल भी हो, कुछ भी हो, तो अगर उसके डायगोनल को यहाँ पर दोनों मिड पॉइंट से जोड़ेंगे तो वो 3 बराबर भागों में बढ़ता है। सिमिलैरिटी से सॉल्व कर सकते हो। आगे मैं आपको भी बहुत सारे ऐसे सवाल दिखाने वाला हूँ जो सीधा का सीधा अगर पैरेललोग्राम दिया है ना तो स्क्वायर मान के बन जाएगा, रेक्टेंगल मान के बन जाएगा। इस बात को ध्यान दो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहा। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 आसान है, आप कर लीजिएगा खुद से। 36 भी आसान है, वैल्यूज के ऊपर है, पैरेललोग्राम के डायगोनल का रिलेशन है जो मैंने आपको बताया है और आपको आता है। 38 भी है, 39 भी आपको खुद से करना है, 40 भी खुद से करना है। जितने सवाल एग्जाम्पल में मैंने करवा दिए ना, वही सवाल वापस से आपके शीट में है, तो मैं उन सवालों को वापस से नहीं करवाऊंगा। आपको एग्जाम्पल में करवा रखा है, आपको एग्जाम्पल में करवा रखा है, तो आपको एग्जाम्पल को देख के सभी सवालों को कर लेना है, ठीक है। पता चले एग्जाम्पल में भी 2 बार करवा दें, फिर यहां पर भी आके 2 बार करवा दे, क्या फायदा, फिर आप तो कुछ करोगे ही नहीं खुद से, ठीक है। आप क्या करोगे खुद के लिए, तो आपको तो खुद के लिए भी कुछ करना है ना, तो सवाल बनाओ थोड़ा बहुत। चलो आ जाओ। अब सवाल में देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में, क्वेश्चन नंबर 44 में ये कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD जो है ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा कहा गया EFGH जो है वो मिड पॉइंट है किसके, AO के, DO के, CO के, BO के। उसके बाद हमसे कहा गया है रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ EFGH टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे सिंपल शब्द इस्तेमाल है पैरेललोग्राम। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि जब भी आपका एग्जामिनर आपको ये बोले कि देखो मेरे भाई, समझना मेरी बात को, कि तुम्हें पैरेललोग्राम लेके बनाना है, तो वो पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल भी मान सकते हो, वो पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर भी मान सकते हो। आप हमेशा उसको रेक्टेंगल मान लो। जब भी पैरेललोग्राम का जिक्र आए तो आप अपने मन में मान लो कि वो एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल भी तो अपने आप में पैरेललोग्राम है, बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम बोलेंगे सर इसको हम ABCD का नाम दे देते हैं,
ठीक है। उसके बाद कहा गया है जिसमें AC और BD, जहां पर AC और BD क्या होगा हमारा एक दूसरे को काटेगा। कहां पर काटेगा? तो O नाम के पॉइंट पर काटेगा। O पर काट दिया इसने। उसके बाद हमसे कहा गया है कि चारों जितने भी पार्ट हैं AO BO CO DO, इन सभी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। इन सब को हमने क्या किया? इन सब को हमने ज्वाइन किया। इन सब को हमने क्या किया? ज्वाइन किया। उनका नाम भी इन्होंने दे रखा है कि अगर आप इसका नामकरण करते हो तो ये आपका आ जाएगा E F G और H। और तब हमसे कहा गया है यहाँ पे, तब हमसे कहा गया है कि भाई साहब जो पेरीमीटर है हमारे EFGH का, यानी जो इसका पेरीमीटर है, परिमाप है, और जो बड़े वाले का परिमाप है, उनका अनुपात कितना होगा। एकदम बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपल सिमिलैरिटी लगाओ यहाँ पे। जब आप सिमिलैरिटी लगाओगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर हम सिमिलैरिटी लगाएं तो ये वाला एंगल तो दोनों में बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर जो AB है उसके मिड पॉइंट देखो, अब इस लाइन के मिड पॉइंट को इस लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने पे ये वाली रेखा इसका क्या हो जाती है? समानांतर। अगर हमारा AB का मान 2 है तो हमारे EF का मान कितना होगा? 1 होगा। हमारे AB का मान 2 है तो हमारे EF का मान कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीके से अगर मानो यहाँ ये 2 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर भी मान सकते हो, 2 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो यहाँ पर देखो आप बोलोगे सर अगर ये 2 है तो ये 1 होगा और ये 2 है तो कितना होगा? 1 होगा। अंदर वाले का पेरीमीटर कितना आया? 4। बाहर वाले का पेरीमीटर कितना आया? 8। तो हम इनका पेरीमीटर 1:2 कह सकते हैं। और हम यहीं से भी कह सकते हैं कि यदि इसकी एक साइड का अनुपात 1 है और बड़ी वाली के एक साइड का अनुपात 2 है तो हमेशा साइड का रेशियो 1:2 रहेगा, इनके पेरीमीटर का रेशियो 1:2 रहेगा। आप इसके अंदर कोई सर्कल बना देते हो और बड़े वाले के अंदर एक सर्कल बना देते हो तो दोनों के सर्कम सर्कल का भी रेशियो 1:2 रहेगा। यानी वन डायमेंशनल जितनी भी चीजें होंगी वो हमारी 1:2 होंगी। तो ऐसा हमें हर साइड के लिए करना जरूरी नहीं है। बस हम इतना कह सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बात बस हम कह सकते हैं, और वो छोटा सा बात हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये वाली साइड 1 है तो बड़ी वाली 2 होगी। तो इस छोटे वाले पार्ट का देखो, छोटे वाले का साइड 1 है, बड़े वाले का 2, तो ये पॉलीगन का जितना भी वन डायमेंशनल होगा उसका साइड 1 होगा। और बड़े वाला पॉलीगन यानी ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, बड़ा वाला पॉलीगन है, उसका सभी साइड 2 होगा। यानी 1:2 होगा, वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। छोटे वाले के अंदर एक सर्कल बना देते हो, छोटे वाले के अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देते हो, छोटे वाले के अंदर कुछ भी बना देते हो तो उसका वन डायमेंशनल और बड़े वाले का वन डायमेंशनल का जो रेशियो है 1:2। अगर एरिया का रेशियो पूछ देता है छोटे वाले का और बड़े वाले का तो इसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन वन डायमेंशनल की जितनी भी चीजें पूछेगा तो रेशियो क्या रहेगा? 1:2। मैंने इसीलिए आपको कहा रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लो ताकि फिगर को विजुअलाइज कर पाओ और समझ पाओ कि अच्छा ठीक है ऐसे बनता है तो थोड़ा आसान होता है। ठीक है, समझ में आ गया? पेरीमीटर का रेशियो 1:2 होगा और एरिया का रेशियो 1:4। ये हमारा पेरीमीटर है, इस बात को ध्यान रखो। और अगर हमसे एरिया पूछता है ना, अगर हमसे एरिया पूछता है तो एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, 1:4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो है वो हमसे कहा गया 45 में कि PQRS एक पैरेललोग्राम है और A नाम का पॉइंट PQ पर है। अब सेम तरीके से मानिए अगर आप PQRS को ऐसे बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये आपने कहा सर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। एक पॉइंट जो है वो A नाम का है, किसके ऊपर है? PQ के ऊपर है। अगर आप ऐसे को ज्वाइन करते हो और अगर आप RA को ज्वाइन करते हो इस तरीके से कि वो इन दोनों कोनों को बाइसेक्ट करता है, वो इन दोनों कोनों को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो हमसे ये पूछा गया है जो ये SR है ना, ये जो SR है, ये SR किसके बराबर है? ये SR QR के बराबर है, QR के दोगुने के बराबर है, PQ के बराबर है, PQ के दोगुने के। मैंने वही बात कहा ना। अब अगर इस सवाल को पैरेललोग्राम बनाकर करोगे तो आपका समय पेपर में बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक, तो आपको अपने समय को बचाना है, और अगर आपको अपने समय को बचाना है तो थोड़े से स्मार्ट टेक्निक का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। स्मार्ट टेक्निक कैसे प्रयोग करेंगे वो समझिए। तो स्मार्ट टेक्निक कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि हम यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया गया है तो उस पैरेललोग्राम को हम या तो ट्रायंगल मान सकते हैं और नहीं तो हम स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, उस पैरेललोग्राम को हम कितना मान सकते हैं? या तो ट्रायंगल कह रहे हैं, या तो स्क्वायर मान सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ पर कितना मान सकते हैं? रेक्टेंगल मान सकते हैं। समझ में आया बात? आप दोनों तरीके से कह सकते हो कि भैया या तो ये हमारा क्या हो गया, या तो हमारा ये रेक्टेंगल हो गया और नहीं तो हमारा ये
ठीक है, स्क्वायर हो गया। मैंने कहा एक काम करो, आप हमेशा जब भी एक पैरेललोग्राम का जिक्र हो तो आप उसको एक रेक्टेंगल मान लो, एक आयत मान लो, और इसको जब आयत मानोगे तो इसका ये भी तो अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी अपने आप में पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ, लेकिन यहाँ हमें एबीसीडी नहीं पी क्यू आर एस कहा है, तो हम इसको पी क्यू आर एस का नाम दे देते हैं। उसके बाद सवाल में हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि PQ पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम A है। ये A कैसे बना है, तो S के बाइसेक्टर से और यहाँ पर R के बाइसेक्टर को जोड़ने से। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्क्वायर देखो रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है, तो 90 होता है, तो ये भी कोण 90 होगा, लेकिन ये दोनों बराबर बराबर भागों में बटा है, यानी ये 45 है, तो ये भी कितना है, 45 है। उसी तरीके से R भी जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये 45 है, तो ये हमारा कितना है, 45 है। मेरी बात को समझे, ये कोण 90 है, तो ये कितना है, 45 है। एक हमें इसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल मानने से भी देखो कितना काम हमारा आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमें सभी कोण का मान पता चल गया, ये 90 था 45 45 में, तो ये 45, 90 था 45 45 में, ये 45, और बीच में हमारा आ गया 90 डिग्री। अब देखते चलो, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू मान सकते हो। देखो अगर यहाँ पर हम PA को मान लो, अगर हम यहाँ पर PA को कितना मानते हैं, अगर हम यहाँ पर P से लेकर A को 1 मानते हैं, तो ये कोण 45 है, ये कोण 45 है, तो ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा PA 1 है, अगर हमारा PA 1 है, तो A तो हमारा मिड पॉइंट हो गया, Q मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि P से A तक की जितनी दूरी है उतनी Q से 1 तक की है, दोनों का एंगल, यानी इसको भी अगर हम 1 माने, इसको भी 1 माने, तो ये भी हमारा √2 हो गया। या आप उल्टा ऐसे भी कह सकते हो, आप उल्टा ऐसे भी कह सकते हो कि ये दोनों कोण बराबर, अगर ये √2 है तो ये हमारा कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, √2 हो गया। चूंकि यहाँ पर आप इसको भी छोड़ दो, आप AQ को छोड़ दो, अगर आपको AQ नहीं, देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो गया। ये 45 है, ये 45 है, तो ये √2 है, तो ये हमारा √2 हो गया। हमारा जो PS है वो क्या है, PS हमारा ब्रेथ है, चौड़ाई, तो यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये √2 है और ये √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, क्यों 2 हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 2, 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। अब आप मुझे खुद बताओ, जो यहाँ पर जो SR है वो QR का क्या है, तो क्या QR का ये 2 गुना है, तो आप बोलोगे हाँ सर, यानी ये 1 का 2 गुना है, यानी हम बोलेंगे SR जो है, जो SR है वो QR का 2 गुना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो SR है, ठीक है, जो SR है वो या तो PQ के बराबर है या फिर QR के 2 गुने के बराबर है। समझ में आई बात, तो आप अपने तरीके से कोई भी मान के कर सकते हो। दोबारा से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दोबारा से क्या किया है मैंने, समझेंगे मेरी बात को। मैंने कहा देखो इसको हम रेक्टेंगल मान लेते हैं, जब हम इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमने ज्वाइन किया, ये हमारा PQRS आ गया। उसके बाद हमने कहा कि ये पॉइंट A है। ठीक है, हमें पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो 45 45 में बांटेगा, ये भी 45 45 में बांटेगा, और ये बीच में 90 का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। अगर ये 45 होगा हमारा, तो भाई मेरे खुद बताओ ये भी तो 45 होगा, यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो √2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये अगर √2 है और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो ये भी √2, ये √2, ये √2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये 1 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा SR होगा वो हमारे QR के कितना, 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ऐसी चीजों से, ऐसे इस तरीके से हम उस पैरेललोग्राम को अलग अलग पॉलीगन मान के भी हम सवालों को कर सकते हैं, जहां हम सिमिलैरिटी से बच जाएंगे, सिमिलैरिटी लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। 46 में सिमिलैरिटी लगाकर आपको प्रूफ करना है तो कर लेंगे। 47 भी आसान क्वेश्चन है, जितने सवाल हैं सबके सब सिमिलैरिटी पर आधारित हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 पे साथ में डायगोनल के फॉर्मूले पर भी आधारित जो प्रश्न है वो भी आप कर सकते हो। वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि दोनों डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 2 गुने बाकी दोनों एडजेसेंट साइड के। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 49 49 में देखिए, कहा गया है कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल 17 सेंटीमीटर है और दोनों पैरेललोग्राम के बीच में जो कोण है, दोनों साइडों के भुजाओं के बीच में जो कोण है वो 45 है। अगर उस पैरेललोग्राम का हाइट 8 सेंटीमीटर है तो उस पैरेललोग्राम का हमारा एरिया कितना होगा। ठीक है,
हमारा एरिया कितना होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल एक बात कह रहा हूँ कि मान लो सेम तरीके से यहाँ पर भी आप यहाँ पर चाहो तो उस पैरेललोग्राम को क्या मान सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगल मान सकते हो अगर चाहो तो, और नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, उस पैरेललोग्राम को आप पैरेललोग्राम ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो रेक्टेंगल मान लो, चाहो तो मत मानो, ठीक है, चाहो तो आप रेक्टेंगल मान लो और चाहो तो मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ, अगर मानो यहाँ पर आप इसको नॉर्मल एक पैरेललोग्राम बना रहे हो तो आप इसको नॉर्मल पैरेललोग्राम बना लो, ठीक। आपने जैसे मानो यहाँ पर कहा कि सर ये समानांतर चतुर्भुज हमने बनाया है और ये समानांतर चतुर्भुज का नाम हमारा ABCD है। उसके बाद सवाल में हमसे ये कहा गया है कि पैरेललोग्राम में जो है एक एंगल 45 है। आप मुझे खुद बताओ ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा कि नहीं होगा। आपको दिख रहा है ना, ये 90 से ज्यादा होगा और ये 90 से हमारा कम होगा, यानी हम ये कहेंगे कि एंगल ए यहाँ पर कितना है, तो एंगल ए हमारे फोटो के अनुसार 45 है। एंगल ए हमारे फोटो के अनुसार कितना है, तो एंगल ए हमारा 45। हम एंगल ए को कितना कह सकते हैं, एंगल ए हमारा 45 है। इसके अलावा और हमसे क्या कहा गया वो भी देख लो, ठीक है। मानो एक पल के लिए ऐसे हमने बना दिया इसको यहाँ पे, ये हमारा ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर एक कोण 45 है, मतलब एंगल ए का मान 45 है। उसके बाद सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है, यदि इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है, ठीक है, उसका हाइट कितना दिया गया है बताओ। उसका हाइट जो है हमें, पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक डायगोनल का जो लंबाई है वो कितना दिया गया है, 17। तो मानो यहाँ पर ये जो डायगोनल है BD, इसकी लंबाई कितनी है, तो 17 है, और यहाँ से जो हाइट डाला गया है, इस हाइट का मान कितना है, तो इस हाइट का मान मेरे भाई हमेशा 8 है। यहाँ पे कहा गया है यहाँ से जो आप हाइट डालते हो, इस पैरेललोग्राम का जो आप हाइट डालते हो, ठीक है, वो कितना है, 8 है। और आपका जो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर साफ तौर पर देखो, एक डायगोनल 17 है और कोण 45 है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। अब आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पर ये 8 है और ये 17 है, हाइट हमेशा 90 का कोण बनाता है, तो 8, 15 और 17 का आपने ट्रिपलेट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो बोलेंगे हाँ सर। ये अगर 8 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कोण आपका 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मानो x था, तो ax भी हमारा कितना हो जाएगा, ax भी हमारा 8 हो जाएगा, ax भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ADB के एरिया की, ट्रायंगल ADB के एरिया की, तो ट्रायंगल ADB का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, या फिर हम पूरे पैरेललोग्राम की एरिया अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, उसका बेस, ठीक है, और उस बेस पर डला वो हाइट। तो बेस मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे सर बेस आपका 15 और 8 23 हो गया, और उसके ऊपर का हाइट कितना है, तो 8 है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा एरिया, ठीक है। 184 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A फॉर आओ कभी हवेली पे। समझ में आ गया बात। यहाँ पे सीधा का सीधा हम कह सकते हैं, देखिए दोबारा से, कि हमारा एक डायगोनल 17 है, हमारा हाइट जो है वो 8 है, तो 8, 15 और 17 यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएगा। उसके बाद हमने कहा मानो यहाँ पर ये कौन सवाल में मानो नहीं, ये दिया गया 45 है, अगर ये 45 है तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा AB का मान हमारा 23 आ गया, उसके ऊपर डला हाइट 8 आ गया। तो किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट ही तो होता है। बेस 23 है, हाइट 8 है, तो एरिया कितना निकल आएगा, 184, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर कितना है आपके सामने, सवाल नंबर है 50। 50 आपको खुद से करना है, 51 भी आसान क्वेश्चन है, 51 आप कर लेंगे। आ जाइए सवाल नंबर 52 पे। सवाल नंबर 52 में कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB का मान 10 है और AD का मान 6 है। एंगल A का बाइसेक्टर DC पे E पे मिलता है, जो कि BC को बढ़ाने पे F पे दिया जाता है, तो CF का मान पूछा गया है। अब ये सवाल आपके सामने देखो, किसका जिक्र है, सिर्फ कहा गया एक पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम के दोनों साइड अलग अलग हैं। तो वो पैरेललोग्राम का अगर दोनों साइड अलग अलग है तो हम
हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम हमारा स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, होगा तो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं, यहाँ पर कहा गया इनके दोनों साइड अलग अलग हैं। समझ में आया? तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है। समझ में आया बात? क्या है हमारा एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। हम इसको रेक्टेंगल मान के कर सकते हैं। अब जैसे मानो हमने इसको रेक्टेंगल माना, ठीक, और फिर हम इस सवाल को करने बैठे, तो सवाल को तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं, समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिए। अब मानिए इस सवाल में अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिक से हर सवाल को करोगे तो बन ही जाएगा, लेकिन हर बार बेसिक जरूरी नहीं होता है। अब सवाल में जैसे कि हमसे कहा गया है कि आपको एबीसीडी को एक पैरेललोग्राम मानना है। हमने कहा लो भैया एबीसीडी को हमने पैरेललोग्राम मान लिया, जहां एबी बड़ी वाली साइड है तो एबी को हमने 10 माना, एडी को हमने 6 माना। उसके बाद कहा गया है एंगल ए का बाइसेक्टर डीसी पे, एंगल ए का बाइसेक्टर डीसी पे मिलता है। कहां पर मिलता है? तो ई पे मिलता है। उसके बाद कहा जाता है यदि पॉइंट को आप आगे तक बढ़ाते हो तो ये बीसी को भी बढ़ाने पे कहां पे मिलेगा? तो यही पॉइंट को जब आप आगे बढ़ाओगे तो बीसी को बढ़ाओगे ना, तो ये आगे चल के यहाँ पे मिलेगा। ये बात हमसे यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है कि एंगल ए के बाइसेक्टर को, यानी एंगल ए के कोण समद्विभाजक को जब आप आगे तक मिलाते हैं तो डीसी को ये ई पर काटता है और बीसी को जो है ये बढ़ाने पर एफ पर काटता है। सवाल में हमसे कहा गया है जो हमारा ये जो सीएफ है ना, ये सीएफ का लेंथ बताओ, सीएफ का लेंथ कितना होगा। हमसे ये सीएफ का लेंथ पूछा गया है कि सीएफ का लेंथ बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीएफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीएफ। ठीक है, सीएफ का लेंथ कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, क्या मान लो, तुरंत बताओ। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि रेक्टेंगल मान लो। रेक्टेंगल मानने से क्या होता है कि हमारे ये कोण की वैल्यू पता चल जाती है। हमने कहा ये हमारा 90 है, ठीक है, और उसमें हमारा ये मान 45 है, ठीक, और ये मान कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये मान हमारा 90 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? रेक्टेंगल में 90-90 होते हैं, ये भी 90-90 होते हैं। अगर ये बाइसेक्टर है, ये 45 है तो दूसरा वाला भी 45 होगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइए जनाब, यहाँ पे अगर ये आपका लेंथ 6 है तो यहाँ पर बीसी जो होगा वो भी कितना होगा? तो वो भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, बीसी कितना होगा? आपका 6 हो जाएगा। अब उस हिसाब से समझिए कि आपका जो ये एडी है ना, एडी कितना है, और ये हमारा ये दोनों कोण 45 और 45 है, तो अगर ये 6 होगा तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 है। इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 है। इस पूरे की वैल्यू अगर हमारी 10 है तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे ये पूरा 10 है तो ये भी पूरा 10 होगा, रेक्टेंगल है इसीलिए। तो अगर हमारा डीई 6 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 4 हो जाएगा। बस रिलेशन निकल गया, बस रिलेशन निकल गया और सीएफ का मान आ गया, बात खत्म। दोबारा से समझो, हमने कहा सवाल में, हमने कहा कि यहाँ पर वैल्यू दे दी गई है 10, तो ये अगर हमारा 10 है तो ये पूरा 10, देखो ये 10 है और ये 6 है। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। ये बाइसेक्टर है तो अगर ये 6 तो दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि उनकी लेंथ जो है वो बराबर हो जाएगी। आप यहाँ पर इसको रेक्टेंगल बिना माने भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल मानना, बिना रेक्टेंगल माने भी हो सकता है। तो ये दोनों 6 हो गए। सामने वाली भुजा का मान 10 है, तो अगर ये 10 है तो 10 में से 6 घटा दिया तो इसी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप इन दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगा दो। किस किस दो ट्रायंगल में? आप बोलोगे सर ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा और दूसरा हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, ये वाला जो कोण है 45 वो इसके बराबर आएगा, और जो ये 90 है वो इस 90 के बराबर आएगा। ठीक है, तीनों कोण हमारे बराबर हो गए। तीनों कोण बराबर हो गए तो ये क्या हो गया? समरूप हो गया, समान हो गया। समान हो गया तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो तीसरा कोण है उसके सामने 4 है तो इस तीसरे कोण के सामने 6 है, मतलब ये 4 होता है तो ये 6 होता है, या ऐसे कह लो ये 6 तो ये 4, तो ये भी 6 तो ये भी कितना होगा? ये भी 4 होगा हमारा। तो एफसी का जो मान आएगा वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। दोबारा से समझिए, इस वाले ट्रायंगल का अगर एक साइड 6 है तो दूसरा वाला 4 है। ठीक है, तो ये वाला अगर एंगल 6 है जो इस कोण के सामने है तो इस कोण के सामने वाला भी कितना होगा? 4 होगा। ये 6 तो 4 तो 6 तो 4, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर, ठीक है, डबल इंस्पेक्टर। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 को देखो। 53 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया 53 में कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां पर ओ जो है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, पी जो पॉइंट है वो डीओ पर है। अगर एपीबी का एरिया 24.5 हो
तो बीपीसी का एरिया कितना होगा? एकदम बहुआ सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। कहा गया यहाँ पर कि एक पैरेललोग्राम है, कहा गया यहाँ पर पैरेललोग्राम है, आप पैरेललोग्राम ही बना लो। अगर आप स्क्वायर में, रेक्टेंगल में कंफर्टेबल नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, आप पैरेललोग्राम बना सकते हो। मानो ना यही पैरेललोग्राम है, क्या दिक्कत है? उस पैरेललोग्राम को जो टेढ़ा बनाओगे उसको थोड़ा सीधा बना लो, बस हो गया अपने आप में पैरेललोग्राम। एबीसीडी कोई खराबी थोड़ी करेगा, ये बताओ। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ओ जो है वो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मानो इनके डायगोनल यहाँ मिलेंगे तो ओ पर काटेंगे। उसके बाद कहा गया यहाँ पर पी जो है वो डीओ पर एक पॉइंट है। पी नाम का पॉइंट मेरा कहाँ है? तो डीओ पर है, ठीक है। ये सवाल पी इज अ पॉइंट ऑन डीओ। अगर हमारा एपीबी का एरिया, अगर हमारे एपीबी का एरिया, जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पे, एपीबी का एरिया कौन सा कहा गया है? तो ये हमारा एपीबी का जो एरिया है, ये एपीबी का एरिया मेरे भाई कितना है? तो एपीबी का एरिया यहाँ पे ट्रायंगल एपीबी का जो एरिया है वो सवाल में कहा गया है 24.5। तो हमसे पूछा गया है बताओ बीपीसी का एरिया कितना होगा? बीपीसी कौन सा हो गया? तो बी से, ठीक है। बीपीसी का एरिया, हमसे इसका एरिया पूछा गया है बीपी और सी, कि ये बीपीसी का एरिया कितना होगा। अब मुझे क्या यहाँ पर बताने की जरूरत है? आपको कोई भी बताने की जरूरत है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरे भाई। देखो, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, ये बीच से जो है ओ वाला पॉइंट को हम ओ वाले पॉइंट को हटा देते हैं। ओ वाले पॉइंट की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मानो बीच से इस ओ वाले पॉइंट को आप गायब कर देते हो तो आपका कौन कौन सा ट्रायंगल बचता है? आपका सिर्फ यही दो ट्रायंगल बचता है। अब इन दो ट्रायंगल में जरा कंपेयर करो, तो जो कोण यहाँ पर ये होगा वही कोण यहाँ पर ये होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या की बात यहाँ पे, या आप कोण को छोड़ो गोली मारो, आप कोण को छोड़ो गोली मारो, कोण नहीं कह सकते हो आप। सिंपल एक काम करो, सवाल में कहा गया है पैरेललोग्राम है, ओ जो है इंटरसेक्शन पॉइंट था, पी उसके ऊपर था, एपीबी का एरिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, अगर ये हमारा एक पैरेललोग्राम है तो हम इसमें किन किन बातों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए जो है वो, ठीक है। यहाँ पर ओ इंटरसेक्शन पॉइंट है, डायगोनल का पी इतना है। अगर हम इस पैरेललोग्राम को मान लो एक पल के लिए स्क्वायर बना देते हैं, अगर इस पैरेललोग्राम को एक पल के लिए स्क्वायर बना देते हैं, आप उस पैरेललोग्राम को स्क्वायर भी बना सकते हो, उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल भी बना सकते हो, जिससे आपका प्रूफ जो है वो आसान हो जाएगा। अगर हम इस पैरेललोग्राम को मान लो एक स्क्वायर बना देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं, तो हम बोलेंगे जो हमारा ये ए बी है, जो हमारा ये ए बी है, जरा गौर से फोकस करो, ये वाला साइड जो है हमारे इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों में यहाँ पर जो है ये वाला साइड बराबर है, ठीक। और दोनों का एंगल जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 45 और 45 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर का डायगोनल उसको बराबर बराबर भाटों में काटता है, बराबर कोनों में काटता है। तो साइड एंगल साइड यानी सास के प्रॉपर्टी से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये हमारे सर्वांगसम भी हो सकते हैं, सरू भी हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यानी जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर इसका 24.5 है तो इसका भी 24.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो आप लोग इसको विजुअलाइज, ज्योमेट्री रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। समझ गए तो काम आसान। मैंने आपको ये कहा कि देखो आपके पास एक ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर का नाम ABCD है, और इस स्क्वायर में मैंने कहा ये डायगोनल है। इस डायगोनल पे यहाँ पर O जो है वो पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट करता है इस वाली रेखा में, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, कहीं पर भी वो पॉइंट हो। अगर मानो वो पॉइंट ये A हो ही होती, ठीक है, अगर मानो ये पॉइंट आप इसको शिफ्ट करके भी लेके आ जाते, आप इसको अगर मानो ये वाला जो पॉइंट इन्होंने P दिया गया ना, ये वाला पॉइंट मानो ऐसे दिया गया, इन्होंने ये पॉइंट P दिया, मैं कहता हूं इस P को खसका के यहाँ पर O पे लेके चले आओ, इस P को खसका के O पे लेके चले आओ और इसको सीधा ऐसे बना दो, तो जो आपका AP बन रहा था वो AP वाला लाइन अब ये हो जाएगा। तो क्या आपको इतना नहीं पता है कि जब ये खसक के यहाँ पे चलाएगा तो जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें ये सभी भाग बराबर होते हैं, यानी इसका जितना एरिया है उसका इतना एरिया होगा। आप इस P को शिफ्ट करके D पे लेके चले जाओ, अगर आप P को D पे लेके चले जाओगे तो ये वाला पार्ट BC वाला पार्ट ये बन जाएगा, दूसरा पार्ट ये बन जाएगा, तो भी इस पूरे पार्ट का एरिया इस पूरे के बराबर। यानी हम यहाँ पर शिफ्टिंग की भी सहायता ले सकते थे। अगर आप इस पॉलीगन को मानो यहाँ पर कुछ और ना मान के स्क्वायर मानते, इस P पॉइंट को मान लो D पे शिफ्ट लेके चले जाते, जब D पे लेके चले जाते तो APB का एरिया अगर ये इतना है तो उतना ही एरिया CDB का भी हो जाता, यानी शिफ्टिंग से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता था, कॉन्ग्रुएंसी से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता था। इस पॉइंट को अगर हम O सेंटर पर लेके चले आते तो हमारा एरिया
एरिया इसका जितना होता उसका ही इतना भी होता। तो इस तरीके से भी हम सवाल को समझ सकते थे, क्योंकि क्या होता है, ज्योमेट्री जो आधारित होता है वो प्रॉपर्टी पर होता है, तो कहीं पर ऐसा फिक्स ही नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, कहीं पर ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हमें यही मानना है और ये नहीं मानना है, आप कहीं पर भी उसको ले जाके पुट कर सकते हो, ठीक है। पंकज यादव कहते हैं लाइव है सर। क्या लग रहा है पंकज जी आपको, लाइव नहीं है सेशन हमारा? बताइए, इतना मजा आ रहा है, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं सर लाइव है, बताओ हैं? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54 को देखो। क्वेश्चन नंबर 54 अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखो 54 में क्या पूछा गया है, बोला गया है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए, जिसकी देखो एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया ए है और एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया बी है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों का यहाँ पर जो है साइड सेम है, ठीक है, समझ में आया बात। यानी अगर हम मान लो कि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और इस पैरेललोग्राम के साइड को ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं। दूसरा हम क्या बनाते हैं, दूसरा एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पर इसके साइड को ए कहते हैं, यहाँ पर इसके साइड को बी कहते हैं। दोनों का एरिया अलग अलग है। सवाल में कहा गया यहाँ पर कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल ए है और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बी है, तो इसका जो एरिया ए होगा वो बराबर होगा क्या, यहाँ पर मानो थीटा एंगल बनाता है तो बोलोगे सर ये बराबर होगा ए बी साइन थीटा के, ठीक है। और यहाँ जो इसका एरिया बी होगा वो बराबर होगा किसके, लेंथ इनटू ब्रेथ के, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, तो यहाँ पर आप एक बात को महसूस करोगे कि जो ये थीटा होगा ना ये हमेशा 90 से कम होगा, और अगर हमारा थीटा 90 से कम होगा यहाँ पर थीटा अगर हमारा 90 से कम होगा तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा साइन थीटा होगा ना उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। जैसे अगर मानो यहाँ थीटा 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पर साइन थीटा 1/2 हो जाएगा, तो इसका एरिया AB/2 रहेगा और इसका एरिया AB रहेगा। यानी थीटा 90 है तो साइन थीटा भी 1 से कम, और साइन थीटा अगर 1 से कम तो ए जो होगा वो हमेशा कम होगा किससे, हमेशा कम होगा बी से। इस बात को ध्यान रखना, ए हमेशा कम होगा किससे, बी से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। यानी एक पैरेललोग्राम का एरिया कभी भी किसी भी रेक्टेंगल से या स्क्वायर से कम होता है, इसके अपने थीटा के झुकाव की वजह से। और आप लोगों ने एक ऐसे भी तो पढ़ा है, आपको ये प्रूफ जानने की क्या आवश्यकता है। आप लोगों को मैंने कितने अच्छे से बताया था एक बात की, देखो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल है तो सभी क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज्यादा उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है जो एकदम स्थिर होता है, जिसका कोण स्थिर होता है, जिसका कोण 90 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों में तो इसके पास 90 का कोण है, यानी इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एंगल जितना स्थिर रहेगा, जितना इंसान अपने आप में शांत रहेगा, स्वाभाविक रहेगा, जितना उसका दिमाग सही रहेगा वो तरक्की उतना ही ज्यादा करेगा, जितना टेंशन होगा उसकी तरक्की कम होगी। तो ये अपना स्टेबल है, चारों कोण 90-90 लेके बैठा हुआ है, लेकिन इसके कोण स्टेबल नहीं है। अगर ये 60 है तो ये 120 है, मतलब हमेशा इसका एरिया ज्यादा होगा उसके तुलना में, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर समान हो जा रहा है ना। अगर यहाँ पर एक और बात कह देता कि एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, सभी तीनों का पेरीमीटर समान है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल स्क्वायर का, फिर उसके बाद रेक्टेंगल का और फिर उसके बाद पैरेललोग्राम का, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55 एंगल निकालना है, ये आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 को देखो, 56 नंबर में क्या कहा गया है। छप्पन नंबर सवाल को देखिए, 56 नंबर सवाल में क्या कहा है। 56 नंबर सवाल में कहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है। अब देखो जितने भी सवाल अब हमारे यहां से आ गए ना, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद से सभी सवाल हमारे ट्रेपीजियम के ऊपर हैं, समलम चतुर्भुज के ऊपर हैं। ये एंगल निकालने वाला सवाल है, लाइन एंड एंगल आपको इतना घंटा पढ़ा दिया है कि अब एंगल निकालने वाले एक भी सवाल हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर, ये भी हमारा समलम चतुर्भुज के ऊपर है। 55 से लेकर 60 तक जितने सवाल हैं सारे के सारे समलम चतुर्भुज के ऊपर हैं। तो 56 नंबर सवाल को देखिए, 56 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। तो 56 नंबर सवाल में बड़ा आसान है, हमसे कहा गया है कि आपके पास एक ट्रेपीजियम है, तो हमने बना दिया ट्रेपीजियम यहाँ पे। उसमें कहा गया है हमारे BC जो है उसका मान 9 है, AB बराबर CD है। तो हमने कहा ठीक है भैया, ये हमारा हो गया A B
ठीक है, सी और डी, क्योंकि सवाल में कहा गया है एडी बीसी के पैरेलल है। बीसी का मान कितना है तो 9 है, एबी का मान कितना है तो एडी का मान 5 है। ये जो एबी है और ये जो सीडी है ये आपस में क्या है, बराबर हैं, दोनों नॉन पैरेलल साइड आपस में बराबर हैं। अगर एबी सीडी का क्षेत्रफल 35 है तो हमसे जो है सीडी का मान पूछा गया है, ये जो नॉन पैरेलल साइड है इनका मान कितना होगा। कितनी बार हमने आपको बताया यहाँ पे कि नॉन पैरेलल साइड के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा से जो है, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो, एरिया दिया गया है तो। आप मुझे बताओ यहाँ पर एरिया आपको कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। अगर आपको एरिया 35 दिया गया है तो आप बोलोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 9 5 14 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये वैल्यू कितनी है तो 35 है। 2 से काटोगे 7 बार में, 7 से काटोगे 5 बार में, तो आपकी हाइट निकल कर कितनी चली आएगी तो हाइट आपकी 5 आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो आप ये हाइट बनाओगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा वाला जो हाइट होगा इसकी भी वैल्यू हमारी 5 होगी। अब अगर ये वैल्यू 5 है तो ये भी वैल्यू हमारी 5 होगी। पूरे का लंबाई 9 है, अगर ये पूरा लंबाई 9 है और ये 5 है तो बाकी 4 कहाँ गया तो बाकी 4 यहाँ 2 में और 2 में बट गया। ये 2 में और 2 में क्या हो गया, बट गया। अब यहाँ पर अगर मुझे CD का स्क्वायर पता करना है तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर मानो ये पॉइंट O है तो OD का स्क्वायर और OC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना 29, 29 का रूट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो A होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात। हाइट हमने निकाल लिया। हाइट निकालने के बाद हमने क्या किया, हाइट निकालने के बाद बड़े आसान तरीके से जो है यहाँ पर हमने रूट की वैल्यू पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल कर दिया। हाइट निकाल दिया 5, तो हमने कहा ये 5 है तो ये भी 5 होगा। पूरा 9 है यानी 2 यहाँ और 2 यहाँ पर, तो ये 5 है 2 है तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 को देखो। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। 57 को देखो। 57 एक और प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है आपको ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां पर ABCD के पैरेलल है। AB का मान 26 है, BC का मान 25 है, CD का मान 40 है। AD का मान बताओ कितना होगा। AD का मान भी दिया गया है, हमसे एरिया पूछा है। मतलब एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसके चारों साइड हमें दे दिए गए हैं और चारों साइड देने के बाद हमें उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। चारों साइड देने के बाद हमें क्या पूछा गया है तो चारों साइड देने के बाद क्षेत्रफल पूछा गया है। ये सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और चारों के चारों साइड जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक ये कैटेगरी थी जो आपको जाननी थी। जब उसके चारों साइड अलग अलग होंगे तो आप सवालों को कैसे करेंगे। जब उसके चारों के चारों साइड होंगे तो आप कैसे करेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहां पर जब आप देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है AB हमारा CD के पैरेलल है और AB बड़ा है कि CD बड़ा है, तो बोलोगे CD बड़ा है यानी AB ऊपर वाला है। तो अगर हम बोलते हैं ये AB हो गया ये CD हो गया। AB का मान कितना दिया गया है तो 26 लिख दो, 26 यहाँ पे। CD का मान है हमारा 40, 40 लिख देंगे। उसके बाद हमसे कहा गया BC का मान 25 है तो 25 लिख देंगे और उसके बाद हमारा AD का मान 25 है तो 25 लिख देंगे। शुक्र मनाओ, चलो अच्छी बात है कि हमारे दोनों नॉन पैरेलल साइड बराबर हैं। अगर दोनों नॉन पैरेलल साइड बराबर हैं तो हमारे लिए काम हमारा और आसान बन जाता है। अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड बराबर नहीं होते तो काम मुश्किल हो जाता। दोनों के दोनों नॉन पैरेलल बराबर हैं तो काम आसान। यहां से क्या करेंगे, हाइट डालेंगे और यहां से भी हाइट डालेंगे। बताओ, तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये x पर और y पर। अगर ये 26 है तो बोलोगे सर ये xy कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और पूरा का लेंथ कितना है, 40 है यहाँ पे। तो 40 में से 26 अगर यहाँ गया तो बच गया कितना, 14 बच गया। अब वो 14 बच गया तो वो 14 में 7 यहाँ पर जाएगा और वो 7 यहाँ पर जाएगा। अब आपको पता है अच्छे से एक बात कि 7 और 25 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, पढ़ाया है। 7 24 और 25 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो बन गया ट्रिपलेट यहाँ पर। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना आएगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा तो 26 जमा 40
और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितना आएगा तो 24 आ जाएगा। 2 से काटो यहाँ पर 12 बार में, ठीक है। 40 और 26 कितना हो गया तो 66। 66 को हमने 12 के साथ काटा, इक्याई के स्थान पे जिसका 2 होगा वही आंसर। देखो 6 इंटू 2 12, 12 का स्थान पे 2, एक ही संख्या है जिसके यूनिट पे 2 है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया मेरी बात? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब मान लो यहाँ पर कि कल के दिन अगर आपको मैं यही सवाल दे देता, सेम डिट्टो सवाल दे देता मैं आपको, और तब मैं आपको बोलता यहाँ पे कि थोड़ा सा परिवर्तन करता, क्वेश्चन नंबर 57 के जगह पे एक नया सवाल मैं आपको दे देता और मैं कहता कि आपके पास एक ट्रेपीजियम है, देखते चलिए। और ट्रेपीजियम की कहानी ऐसी है कि इसकी लंबाई 20 है, इसकी लंबाई हमारी 40 है, ठीक है। ये लंबाई जो है हमारी 21 है और ये 21 ना कह के आप ऐसा कह लो, मान लो ये लंबाई 10 है और ये लंबाई 11 है। और तब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा। इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालो। यहाँ पर एरिया निकालना बहुत 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 आसान था। एरिया कैसे निकाल दिया हम लोगों ने, तो एरिया हम लोगों ने साफ तौर पे निकाल दिया मेरे भाई, ठीक है। एरिया हम लोगों ने साफ तौर पे निकाल दिया हाइट निकाल के। एक और आपको एक और बात बताऊं, एक और मैजिकल ट्रिक दिखाऊं आपको। जब ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होता है ना, जब ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होता है तो आप एक और मैजिक इसके साथ कर सकते हो। और वो मैजिक क्या कर सकते हो वो सीख लो। रटा रटाया काम मत किया करो हमेशा। अगर मानो आपको मैजिक करना ही करना है ना, तो आप खुद मेरी बात को समझना। जब ये आइसोस्केलेस होता है तो आप इस वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को यहां से काट के, अगर मानो उल्टा करके, यहां से काट के और उल्टा करके ले जाके वहां पेस्ट करोगे तो ये पार्ट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पार्ट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट को आप ले जाके काटोगे तो वहां पर कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। उस केस में पूरा का पूरा जो ट्रेपीजियम होगा, उस केस में पूरा का पूरा, देखो मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। आप इस वाले पार्ट को काट दो, इस वाले पार्ट को काट के और यहां ले जाके चिपका दो। जब आप इसको यहां ले जाके चिपकाओगे तो अब जो हमें एरिया पता करना है वो कहीं ना कहीं हमें इस ब्लू वाले पार्ट को पता करना है। तो ब्लू वाले पार्ट का पता करना है तो एरिया कितना होगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हो इसका एरिया बराबर ये पूरा का पूरा बेस कितना है, तो ये 26 है और 7 है, तो 26 और 7 कितना होगा 33। और यहाँ पर ये जो हाइट है ये कितना है, तो बोलोगे सर ये जो हाइट है ये हमारा 24 है, तो 33 को 24 के साथ गुना करो। आप ऐसे भी 24 का 3 गुना 72 का 2 7 हाथ में, 24 का 3 गुना 72 और 7 792 ऐसे भी आएगा, ठीक है। 792 ऐसे भी आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमने यहाँ पर एरिया निकाला है थोड़ा कायदे से। हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने पेपर कटिंग का इस्तेमाल किया। पेपर कटिंग में क्या हो गया, हमने इतना पेपर काट के ये ले जाके यहाँ चिपका दिया। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने यहाँ से यहाँ पर गायब करके इसको, देखो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इस सभी पॉइंट्स को गायब कर दिया और इस पॉइंट को उठा के ले जाके वहां चिपका दिया। कैसे गायब किया वो भी देख लो। हमने कहा पेपर उठाया, हमने इतना काट दिया और कितना काटने के बाद ले जाके हमने वहां चिपका दिया। वहां चिपका दिया तो क्या प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। और उसको उल्टा करके चिपका दिया। भाई जितना एरिया था उतना ही एरिया रखा है, एरिया हमने बढ़ाया घटाया थोड़ी है। तो इस केस में रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में लंबाई हो जाएगी 33 की, चौड़ाई हो जाएगी ये 24 है तो 24 हो जाएगा। 33 इंटू 24 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था दूसरा तरीका। मतलब अगर हमारा ट्रेपीजियम दे और आइसोस्केलेस दे तो हम ऐसा खेल खेल सकते हैं। लेकिन अगर सोचो आपका सवाल, आपका एग्जामिनर एक ऐसा ट्रेपीजियम दे दे जो आइसोस्केलेस हो ही ना, यानी उसके जो नॉन पैरेलल साइड है वो बराबर नहीं होगा, तो आप सवाल को कैसे बनाओगे? तो उस केस में आपको करना कुछ नहीं है। जब आप यहां से हाइट डालोगे, ठीक है, आप मेरी बात को समझना, जब आप यहां से हाइट डालोगे और जब आप यहां से हाइट डालोगे तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट होता है वो तो सेम होता है कि नहीं होता है? तो जो इसका हाइट होगा और जो इसका हाइट होगा वो सेम होगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 20 है, तो हम इसको भी कहेंगे कि ये भी हमारी वैल्यू कितनी है? 20 है। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है? 40 है हमारा यहाँ पे। तो मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पर हम बराबर बराबर में तब बांटते हैं जब ये दोनों बराबर होते हैं। अगर वो दोनों बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर अगर इनका नाम आप ABCD देखो, ABCD, ठीक है,
ई और एफ। तो आपका जो एफ ई है वो कभी भी डीसी के बराबर नहीं होगा। अगर हमारा ए एफ और हमारा बीसी बराबर है तो एफ ई और डीसी बराबर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं तो ये भी दोनों बराबर नहीं होंगे, फोटो से भी दिख रहा होगा। तो अगर हम मानो एफ ई को एक्स मानते हैं, अगर हम एफ ई को एक्स मानते हैं तो बताओ डीसी का मान कितना होगा। तो 40 में से 20 और 40 में से x घटा दो तो बोलोगे सर डीसी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स। डीसी का मान कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे। तभी तो इन तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ोगे प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म, 20 20 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका एई का वैल्यू है, यानी आपका जो एई हाइट है वो हमारे बीडी के बराबर, दोनों हाइट हमारे आपस में बराबर। अब दोनों हाइट अगर हमारे आपस में बराबर होंगे तो ये वाला हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर घटा के, यानी 10 के स्क्वायर से x का स्क्वायर घटा देना है। और यहाँ ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा के 20 माइनस एक्स का स्क्वायर घटा के। ठीक है, हम इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिलेगा और फिर उससे हम पुट करेंगे तो हाइट की वैल्यू आएगी। सॉल्व करो यहाँ पर तो बोलोगे सर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 121, यहाँ हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 40x। ठीक, फर्दर इसको आप सॉल्व करो तो बोलोगे सर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 121 माइनस 400 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 40x। ठीक है, इक्वल के दोनों साइड है यहाँ पर, तो सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो जब आप यहाँ पर देखो 400 में से 121 को घटाओगे तो कितना आएगा, 400 में से 121 को घटाओगे तो 279 आएगा। घटा के देखो तो कितना आएगा, माइनस का 279। या एक काम करो ना, उन सभी को इधर लेके आ जाओ, तो आप बोलोगे सर 40x की जो वैल्यू आएगी, 40x की जो वैल्यू आएगी बराबर होगी 100। ठीक है, ये 121 इधर आएगा तो माइनस में और 400 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी 500 में से 121 घटानी है तो 40x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 500 में से 121 घटाओगे। ठीक है, 500 में से 121 घटाओगे तो 79 करने पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा और 379 आएगा। यानी x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 379 अपॉन x की वैल्यू 379 अपॉन 40 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 379 अपॉन आपकी 40 आ जाती है, तो फिर उसी को यहाँ पर रख के 10 के स्क्वायर में से इतने का स्क्वायर घटाओगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर h की वैल्यू। फिर h की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, तो h की वैल्यू आपको निकालनी होगी 10 का स्क्वायर, या तो x की वैल्यू इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी में। 10 का स्क्वायर माइनस 379 अपॉन 40 का स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर h का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, h का, और h का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे। फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना एरिया के लिए, क्या लगा देना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, तो 20 और प्लस 40 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो जाकर एरिया निकलेगा। तो इसीलिए ऐसे जो सवाल होते हैं ये वाले ज्यादा कठिन होते हैं, जहां पर नॉन पैरेलल साइड अलग अलग दिए गए होते हैं। फिर उस केस में यहाँ पर, ठीक है, उस केस में यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। पंकज यादव, आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप जो है पहले से वीडियो देखो, क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करो, बीच में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, आपका समय खराब होगा। ठीक है, आप क्वाड्रिलेटरल को क्लास नंबर 1 से देखो, या आप ऐसे करो पूरी ज्योमेट्री आप शुरू से शुरू करो, लाइंस एंड एंगल्स पहला वीडियो, फिर लाइंस एंड एंगल्स दूसरा वीडियो। आपको मेरे भाई कुछ भी बीच में समझ में नहीं आने वाला है, बेकार हो जाएगा आपका टाइम। इसलिए आप जाइए, आप पहले शुरू से वीडियो को देखिए। जो भी स्टूडेंट है जो एकदम बीच से देख रहे हैं, क्या फायदा है आपको बीच से देखने का। ठीक है, आप शुरू से देखोगे तो एक एक प्रॉपर्टी को रिलेट करते रहोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी हर वो बातें जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ शॉर्टकट बताने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वापस यहाँ पहुँचने के बाद हम अगर बेसिक पे चले जाएं तो क्या फायदा। इसीलिए आप लोग पहले की वीडियो को देखो। समझ गए पंकज। ठीक है, तो ये मत पूछो 20 माइनस एक्स कैसे आया, 20 माइनस एक्स जो है मैंने बता रखा है। कमलेश चौहान कहते हैं सर ऐसे सवाल आते हैं क्या। अरे इस सवाल में है ही क्या जो नहीं आएगा। एक बात बताओ, समलम चतुर्भुज का सबसे साधारण सा क्वेश्चन है, चारों साइड अलग अलग दिए गए हैं, एरिया नहीं पूछ सकता है। कैसे नहीं पूछ सकता, चारों साइड अलग अलग देके समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे। इसमें सवाल में कौन सा कुछ बहुत हाई लेवल का पूछा गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन आना चाहिए यहाँ पे कि हाइट निकालेंगे और हाइट निकाल के एरिया निकालेंगे। तो CHSL में MTS में सवाल दे सकता है, CGL में तो दूर की बात है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59 को देखो, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहा है, 58 को देखो, सॉरी 58 को देखो, 58 क्या कहा है। 58 में कहा है एबीसीडी एक ट्रापीजियम है जिसमें जो पैरेलल साइड है एक 2 सेंटीमीटर है, दूसरा वाला 3 है। ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसके, नॉन पैरेलल साइड के। तो ए बी एफ ई का और ई एफ सी डी का एरिया पूछा गया है। बड़ा बार ये सवाल पूछा जाता है, बहुत बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं, कोई सिमिलैरिटी लगाता है, कोई कुछ, मतलब अलग अलग किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आपको इतनी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। बहुत सारे मॉक टेस्ट में जब ये सवाल देते हैं तो मैंने देखा है बच्चों का, जब मैं डाउट लेता हूं तो कि ये सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है, बट वो उतना मज़ा नहीं देता। आपको इसका सही अप्रोच जान लो। यहाँ पे सिंपल आपको कहा गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जहां सी डी की लंबाई ज़्यादा है, तो आप इसको ए बी को छोटा रखो और सी डी को बड़ा रखो, ठीक है। ए बी का मान 2 दिया गया है, 2 रखो, सी डी का मान 3 दिया गया है, 3 रखो। यहाँ पे कहा गया है ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड के, यानी इसका मिड पॉइंट का नाम ई है और इसके मिड पॉइंट का नाम हमारा एफ है। ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद कहा गया है ए बी एफ ई का एरिया और ई एफ सी डी का एरिया। ए बी एफ ई का एरिया और ई एफ सी डी का एरिया जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो पूछा गया है। बहुत सिंपल है मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना के फिर इस वाले ट्रायंगल से सिमिलैरिटी, फिर बड़े वाले से, वो सब बकवास की बातें होती है, कुछ नहीं। अगर आपका ई एफ मिड पॉइंट है तो ई एफ की वैल्यू बता सकते हो, बोलो बता सकते हो कि नहीं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी बता सकते हैं। कैसे, 3 और 2 को जोड़ के आधा कर दो। 3 और 2 को जोड़ के आधा करोगे 5, 5 का आधा कितना होगा, तो 5 का आधा 2.5 होगा, तो ई एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब मुझे बताओ अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों का जो हाइट होगा, ये दोनों का जो हाइट होगा वो बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। यानी जितना रेशियो यहाँ पर ये जो h है वही h यहाँ पर भी होगा। मिड पॉइंट है तो समान दूरी पर होगा, मिड पॉइंट है तो दूरी समान होगी। समझ में आ गया बात, यहाँ पे मिड पॉइंट है तो दूरी समान होगी, दूरी समान होगी। यानी अगर हम बात करेंगे किसकी एरिया की बात करें, हम यहाँ पर एरिया की बात करते हैं ए बी एफ ई की, और उसी तरीके से यहाँ पर हम एरिया की बात करते हैं किसकी, ए बी एफ ई का कहा है, और एरिया किसका हो जाएगा, तो एरिया ई एफ सी डी का, ई एफ सी डी का। तो जरा दोनों का एरिया का बात करो, तो ए बी एफ ई का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, तो 4.5 है, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा। उसी तरीके से ई एफ सी डी का, तो ई एफ सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 3 और 2 5.5, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी हाइट हो जाएगा। दोनों का हाफ और दोनों का h क्या होगा, कट जाएगा। हाफ और h जो है वो कट जाएगा, ठीक है। और 5 से काटोगे तो 9 बार में, 5 से काटोगे तो 11 बार में, तो एरिया का रेशियो कितना आएगा, 9:11। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सर आप ऐसा पढ़ाते हैं कि कुछ भी नहीं बचता। चलिए धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो दोनों का एरिया का रेशियो भी पूछे तो दोनों का एरिया का रेशियो सबसे आसान तरीका है, आराम से निकालिए मिड पॉइंट का इस्तेमाल करके। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा उलझा सकता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने अगले प्रश्न में आपको उलझाने की कोशिश की है। उलझाना कैसे आपको परीक्षा में उलझा सकता, अब सोचो कि अगर ये ई और एफ मिड पॉइंट ना होकर, जैसे मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो 1:1 है, लेकिन अगर यही सवाल हो जहां पर ए बी का मान 2 है और सी डी का मान 3 है, ए बी का मान 2 है और सी डी का मान 3 है, लेकिन अगर ये बी एफ और एफ सी का मैं अलग अलग रेशियो दे दूं आपको, और मैं कह दूं कि अब इनका रेशियो 2:3 है, तो मुझे एरिया का रेशियो बताओ, एरिया का रेशियो कितना होगा, तो कैसे बताओगे। तो क्षेत्रफल का रेशियो बताओ कि क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, बताओ यहाँ पे। तो एरिया का रेशियो बताओ कि एरिया का रेशियो कितना होगा, आप कैसे बताओगे एरिया में, ठीक है, बताओ। उस केस में भी आपको मैंने बताया है, सिमिलैरिटी लगाकर बताया हर चीजों को लेकर। तो जरा देखते हैं अगला सवाल, सेम क्वेश्चन नंबर 59 वहीं दिया गया है, ठीक है। पहले बेसिक बता दिया गया और क्वेश्चन नंबर 59 में सेम तरह का सवाल है। सेम आपको कहा गया है, देखो कि हमारा एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, यानी समलम चतुर्भुज है यहाँ पे, और उस तरीके से डीसी का मान एबी के 2 गुना है,
ठीक, EF को इतने के पैरेलल बनाया गया है और यहाँ पर EG। चलो उस EG को छोड़ते हैं, बाद में हम सेम सवाल को देखते हैं। और सेम तरह का सवाल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो एक क्वेश्चन है। चलो अगर मान लो मुझे यहाँ पर मैंने कहा कि BF और FC का अलग अलग हम रेशियो दे देते हैं, BF और FC का अलग अलग रेशियो दे देते हैं। जैसे आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपका एग्जामिनर एक ऐसा ट्रेपीजियम दे देता है। इस ट्रेपीजियम में वो ये कहता है कि छोटी वाली जो भुजा है उसका मान 10 है और बड़ी वाली जो भुजा है इसका मान आपको लेना है 18। समझ में आ गया बात। इसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, इनको मिलाया गया है। ये पॉइंट का नाम है EF और ये ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। जरा गौर से देखना, ये ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। हमने कहा है यहाँ पर कि जो BF है और जो FC है, जो BF है और जो FC है, ठीक है, जो BF है वो FC है, वो किस रेशियो में बटे हैं, तो वो हमारे 1:3 में बटे हैं, वो हमारे 1:3 में बटे हैं। समझ में आ गया बात। BF और FC हमारे किस रेशियो में बटे हैं, 1:3 में। तो हमसे बोलेगा यहाँ पर, हमसे क्या बोलेगा, इन दोनों का एरिया का रेशियो बताओ, इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना होगा। जब लाइंस एंड एंगल्स हम आपको पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था ये ट्रांसवर्सल वाला केस, अगर याद होगा तो, कि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे 2 ट्रांसवर्सल होते हैं और यहाँ पर ये पैरेलल लाइन बीच में बहुत सारी होती हैं। बताया था हमने आपको, साथ में वहां पर हमने आपको इसका लेंथ भी निकालना बताया था EF लाइंस एंड एंगल्स वाली क्लास में। अगर आपको याद होगा कि ये 10 है और ये 18 है, तो हमने आपको ये भी कहा था कि देखो इनके बीच में जो दूरी है वो कितना है, तो इनके बीच में ये 10 है और ये 18 है, तो इनके बीच में दूरी 8 यूनिट का है। इनके बीच में दूरी 8 यूनिट का है। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 18 है, तो बीच में कितने की दूरी है, 8 की दूरी है। वो 8 की दूरी 1 और 3 के अनुपात में बटी है। वो 8 की दूरी 1 और 3 के अनुपात में। जैसे मानो यहाँ पीछे वाले सवाल में देखो, ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, तो बीच में कितने की दूरी थी, तो बोलते सर बीच में हमारा यहाँ पर 1 यूनिट का दूरी था और वो 1 यूनिट 1 और 1 के पार्ट में बटा था, यानी 1 जो है ये 2 का मान था। ठीक है, तो 1 का मान कितना होगा, तो 0.5, यानी यहाँ से 2.5 आगे बढ़ जाओ या यहाँ से 2.5 पीछे घट जाओ। समझ में आ गई बात। तो ये हम कैसे लिखते हैं, हम पार्ट से लिखते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है देखो EF निकालने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ तो जो डिस्टेंस है उसको 2 बराबर भागों में बांट के जो है कर सकते थे, या फिर आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया है। बहुत बच्चे EF का ऐसे भी मान निकाल लेते हैं कि EF बराबर 1 × 18, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 18 प्लस 3 × 10, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10, और डिवाइडेड बाई जिस रेशियो में है यानी 3 × 1 4 में, तो आ जाएगा आपका ये 30 और ये 18 48, 48 को 4 के साथ करोगे तो 12 आप EF का मान निकाल सकते हो। एक तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो और दूसरा बिना फॉर्मूला का प्रयोग किए कह सकते हो। इनके बीच में जो है ये कितना है, तो 8 यूनिट का मान है और उस 8 यूनिट को मुझे किस रेशियो में, 1 और 4 में, 1 और 3 में बांटना है। किस में बांटना है, तो 1 और 3 में। 4 का मान अगर 8 यूनिट है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2, 10 में 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा EF का मान आ जाएगा 12, तो EF का मान हम यहाँ 12 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। अब बहुत बच्चे सोचेंगे पता है क्या, कि इनकी जो हाइट होगी वो भी सेम होगी। नहीं मेरे भाई, हाइट सेम नहीं होगी, हाइट बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। देखो अगर यहाँ पर इसकी हाइट बना रहे हो और यहाँ पर इसकी हाइट बना रहे हो, तो आप खुद सोचो ना, यहाँ पे ये 10 है और ये 12 है तो इसकी हाइट यहाँ 2 हो गई, ये 12 है ये 18 है तो इसकी हाइट यहाँ पर 6 हो गई, तो हाइट तो अलग अलग आ गई। देखो ना, अगर मानो ये हमारे 2 ट्रांसवर्सल हैं और उनके बीच में हम लाइन खींचते हैं, मान लो ये 10 यूनिट पर है, ये 18 पर है, तो एक 11 होगा, 12 13 14 15 16 17 और ये है 18वां लाइन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर बीच में कोई लाइन को एक को पकड़ लिया और ये 12वीं लाइन है, मान लो ये 12वीं लाइन है, यानी यहाँ पर 2 यूनिट का गैप है और ये 18वीं लाइन है, तो 12 और 18 में कितने का गैप है, 6 का गैप है, तो 6 का। इस तरीके से आप गैप के माध्यम से ले सकते हो। अब आप यहाँ पर ABEF का एरिया निकालो। अब आप यहाँ पे एरिया निकालो किसका, तो ABFE का एरिया, और लास्ट में एरिया निकालोगे किसका, एरिया आप निकालो EFCD का। तो आप यहाँ पर ABFE का एरिया निकालोगे तो बोलोगे सर हाफ इंटू, और यहाँ 2 और 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 2 और 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इनका साइडवा 1:3 में है तो इनका जो हाइटवा होगा वो 1:3 में होगा। समझे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये अगर 1:3 में है तो ये भी 1:3 में होगा। इसकी हाइट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, वो आपके समझदारी के ऊपर है। समझ में आ गई बात। अब
जैसे एरिया का रेशियो लिखना है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 जमा 12 कितना, तो 10 जमा 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से नीचे वाले का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 18 12 कितना हो जाएगा 30 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा 6। हाफ से हाफ खत्म। अब यहाँ कट्टम कुटाई थोड़ा सा खेलो, मजा आएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 11 बार में, 2 से काटोगे 15 बार में, तो आपका जो आएगा रेशियो 11:45 आएगा, यानी एरिया का जो रेशियो होगा 11 और 45 का होगा। बहुत शानदार प्रिंस भारद्वाज, सही है आपका उत्तर। अगर हमारा यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड का 1:3 तो हाइट का भी अनुपात 1:3 होगा। बीच वाले का वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। बीच वाले की वैल्यू आ गई, हाइट का रेशियो 1:3 आ गया, बस यहाँ पे एरिया का रेशियो निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसको ना ऐसे ना लिखकर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सवाल मेरे पास आ गया 10 से 18। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा से मैंने क्या किया है, समझना मेरी बात को, क्योंकि ये सवाल आ सकता है आपके मेंस में। सवाल में आपसे कहा है ये 10 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 3 है, आपको एरिया का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप EF का मान निकालो। तो EF का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर EF का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। EF का मान 1 × 18, 1 × 18 प्लस 3 × 10 प्लस 3 × 10 डिवाइडेड बाई कितना, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 1 + 3, तो यहां पर मान आ जाएगा 12, यानी EF का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके हाइट का रेशियो का। तो नॉन पैरेलल साइड का रेशियो अगर 1:3 है ना, तो ये भी 1:3 में आएंगे, ये भी 1:3 में आएंगे, इस बात को समझो। अब आप यहाँ पर ABFE का एरिया निकालो कि आपका ABFE का एरिया, और दूसरा एरिया निकालो EFCD का, दूसरा एरिया निकालो EFCD का। तो एरिया का रेशियो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 जमा 12 कितना हो जाएगा 22 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 1 यूनिट है। अगर आप x और 3x भी मानते तो बाद में वो x कट जाता। यहाँ पर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 है और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 3 है। हाफ से हाफ खत्म यहाँ पे। ठीक है, हाफ से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 11:45 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बस ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 59 है और एक हमारा 60 है। 59 को देखो, यहाँ पे 59 को देखो, कहा गया है ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है, ABCD के पैरेलल है, DC जो है वो AB का 2 गुना है। EF को आप AB के पैरेलल ड्रॉ करते हो जो AD को F और BC पे काटता है। B और EC का मान 3:4 है। डायगोनल जो है वो काटते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 59, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बस 2 सवाल रह गए, दोनों सवाल को हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ट्रेपीजियम दिया गया है ना, तो ट्रेपीजियम बनाइए यहाँ पे। ठीक है, सवाल में कहा गया यहाँ पे ये हमारा AB है और दूसरा हमारा यहाँ पे CD है। ठीक, सवाल में कहा गया है जो हमारा CD है वो AB का 2 गुना है। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो इसका 2 गुना ये 2 हो जाता है। EF जो है वो AB के पैरेलल बनाया गया है, EF AB के पैरेलल बनाया गया है। जो AD को कहाँ पर काटता है, तो EF हमने इसके पैरेलल बनाया है। जो AD को कहाँ पर काटता है, तो AD को हमारा F पर काटता है, और BC को कहाँ पर काटता है, तो E पर काटता है। उसके बाद कहा गया है B से लेकर E और E से लेकर C का जो रेशियो है वो 3:4 है, 3:4 है। कहा गया है जो डायगोनल है ना BD, जो डायगोनल BD है, यहाँ पर बड़ा प्यारा सवाल कहा है कि जो डायगोनल BD है ना वो EF को G पर काटता है। डायगोनल BD जो है वो EF को किस पॉइंट पर काटता है, तो ये जो BD डायगोनल है, ये जो BD डायगोनल है इसको G पर काटता है। तो सवाल में कहा गया है, आप लोग अपने अपने शीट में सुधार कर लो, AB/FE होगा। यहाँ B शब्द होगा, शीट में गलत दिया है तो AB देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो सुधार कर लेंगे, AB/FB आएगा। तो सवाल में हमसे बोला गया है कि ये जो AB है और यहाँ पर जो FE है, तो FE का मान कितना होगा। आराम से आप FE का मान निकाल सकते हो। बताओ FE का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो 4 × 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 × 3 आपको बता रखा है,
और डिवाइडेड बाई जो इनका रेशियो होता है 7। तो बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 3 इंटू 2 6, 6 और 4 10, यानी इसका मान आ गया 10/7। तो EF का मान या FE का मान 10/7 आ गया। सवाल में हमें AB और FE का रेशियो लेना है, AB और FE का रेशियो लेना है। तो जब हम यहाँ पर AB बटे में FE लेंगे, AB बटे में FE लेंगे, तो AB का मान कितना है 1 है और FE का मान कितना है 10। इसका बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी आंसर हमारा 7/10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। FE का मान देखो 6 आ गया। ठीक है, सवाल में कहा गया ना CD जो है वो AB का 2 गुना है, AB को 1 मानते हैं। फिर हमारा BE और EC का रेशियो 3:4 दे रखा है। 6 + 4 10/7 आ जाएगा। और पहले हमें AB कहा है फिर FE कहा है, तो 1/10/7 यानी 7/10 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा है। सवाल नंबर 60 देखो, कहा है एक ट्रेपीजियम ABCD है, ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है। BI का मान कितना है 30 डिग्री है, यहाँ पर इसका मान 30 डिग्री है। BC का मान हमारा 6 दे रखा है, AB का मान 12 दे रखा है। हमसे ABCD का एरिया पूछा है। क्या पूछा है, ABCD का एरिया। बहुत आसान सवाल है, खुद बताओ यहाँ पे, इससे आसान धरती पे सवाल हो सकता है क्या। खुद बताओ मुझे कि जब यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया गया है, जब यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 में जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है 1/3। ठीक है, आप ऐसे देखो, 30 के सामने ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 होगा। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है। 2 का मान कितना है, देखो यहाँ पे 2 का मान कितना है 12। अगर 2 का मान 12 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 6 होगा। यानी यहाँ बोलेंगे अगर ये 12 है तो ये हमारा 6 होगा और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो ये वाली वैल्यू हमारी 6√3 होगी। ये हमने सीधा का सीधा ट्रिपलेट से निकाल लिया। एक तरीके से आप ये कह सकते हो हमने साइन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कि 90 के सामने 2 है तो 30 के सामने 6 और 60 के सामने 6√3। अब अगर हमारा ये 6 है तो ये भी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ये वाला कोण देखो, ये 45 है और ये 90 है तो ये भी 45 होगा, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर। तो अगर ये हमारा 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। साथ में अब यहाँ पर ये अगर हमारा 6 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, निकल के चला आएगा मेरा मान। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखो तो ABCD का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो दोनों पैरेलल साइड को जोड़ो तो 6 6 12 6 18, 18 प्लस कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बीच की दूरी यानी 6। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो बोलेंगे सर 18। देखो यहाँ पे 18 प्लस 6√3 का कितना गुना, तो 6√3 का 3 गुना। यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे 18 में से देखो यहाँ 6 कॉमन निकाल सकते हो, वो 6 बाहर वाले 3 से गुना होकर 18 बना देगा। 6 कॉमन निकालोगे तो 3 प्लस √3 जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। 3 प्लस √3 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके इस बार के पेपर में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं और इस तरीके से आपके ट्रेपीजियम में अगले साल पेपर में पूछा जाएगा, नए साल 2022 में जितने भी आपके पेपर हैं। तो इसीलिए अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखिए। देखिए हमने अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपको बढ़ाने में, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो हमने ना बताया हो आपको। हर एक प्रॉपर्टी को बड़े प्यार से बड़े अच्छे से समझाया है, उसके यूजेस आपको एप्लीकेशन समझाएं कि अगर यहाँ ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे ना हो के वैसे बने तो कैसे करेंगे, एरिया को काट के शिफ्टिंग करके एरिया निकाल के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, जहां शॉर्ट ट्रिक की जरूरत थी शॉर्ट ट्रिक करके। तो इस तरीके से अब हमारा होता है क्वाड्रिलेटरल खत्म। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया लाइंस एंड एंगल्स, फिर उसके बाद पढ़ाए ट्रायंगल्स, फिर उसके बाद पढ़ाया क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद कल की जो क्लास होगी, अगली क्लास वो होगी पॉलीगन पे। पॉलीगन आपकी 2 क्लास में खत्म हो जाएगी, पॉलीगन में ज्यादा नहीं सीखना होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल, तो हमारा ज्योमेट्री हो जाएगा खत्म।
ठीक है। सर्कल में कुछ नई बातें जाननी है जो हम जानेंगे। दो तरह की मैंने शीट बनवाई है, बहुत ही प्यारी प्यारी शीट है। एक शीट पूरा का पूरा थ्योरी है और दूसरा का पूरा प्रैक्टिस है। थ्योरी वाला जो है अपलोड करवा देंगे, आप लोग उसको पढ़ लेंगे, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, उसकी कुछ बातें जो हैं वो हम सिखा देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस वाला जो है वो हम क्लास में आप लोगों को करवा देंगे। थ्योरी वाली शीट आप लोगों को अपलोड करवा देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम क्लासेस में आराम से हम कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो हमने यहाँ पर सीधा का सीधा जान लिया है मेंसुरेशन का, ठीक है। तो मेंसुरेशन का जो 2D है वो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 3D। उस 3D को खत्म करेंगे और आगे से भी जितने भी सवाल होंगे या जितने भी क्लासेस होंगे, अगर शीट में सवाल 60 हैं तो मैं मुश्किल से 30 या 35 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि हर सवाल पे बैसाखी पकड़ाना मुझे नहीं लगता है फायदा होगा। शुरू से हमारा ये कहीं ना कहीं ये गलती रहा है कि मैंने हर सवाल को कराया है और हर सवाल को कराने के चलते जो है सेशन बहुत लंबा हो गया, समय हमारा काफी लग गया, ठीक है, और इससे जो है काफी नुकसान हो गया। तो कुछ सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, मैं आपको बता दूं। अगर 200 सवालों की मैं शीट दे रहा हूं, मैं 200 के 200 मैं नहीं करवाऊंगा, इस बात को ध्यान रखो। आगे से मैं उसके आधे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आधे आपको करने होंगे। और नहीं तो या तो ये होगा कि मैं आपको 100 सवाल ही दूं, फिर 200 सवाल नहीं दूं, ठीक है, और वो 100 सवाल करवा दूं। और अगर ये होगा कि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूं तो बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं जो सिमिलर पैटर्न पर हैं। पढ़ोगे तो हो जाएगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि अगर गुरुकुल के बच्चे ये सवाल लगा लेते हैं जो प्री वाले हैं, तो आप तो फिर भी बढ़िया कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपसे क्यों नहीं लग सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रिया वर्मा रिवीजन का टाइम मिलेगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ध्यान दो अपना, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में पॉलीगन, और पॉलीगन के बाद स्टार्ट करेंगे सर्कल, ताकि एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए।